AJ44 हिंदी। अध्याय 431, अध्याय 429, यिन यांग क्षेत्र की ओर बढ़ना। सिजल, जुबानदान शरीर के तीन खजानों का सम्मिश्रण है, सार, ऊर्जा और आत्मा, जो उस शिखर को दर्शाता है जिसे मानव शरीर साधना के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। तार्किक रूप से ज्वानदान क्षेत्र को मानव साधना का अंतिम बिंदु माना जाता है, जहां आगे कोई प्रगति संभव नहीं है। फिर भी एक प्राचीन ऋषि ने स्वर्ग और पृथ्वी की नकल करते हुए एक अलग रास्ता अपनाया। ब्रह्मांड की शक्ति का उपयोग करके उन्होंने नींव को सुधारा और जुबानदान में यिन यांग दुष्टची का प्रवेश कराया और दुष्टची का उपयोग करके उसे फिर से संयमित किया। जैसे ही समुद्री हृदय यिन स्वर्ण कोर में उमड़ा, झोंगलिन ने महसूस किया कि उसके कोर से एक शक्तिशाली ज्वाला फूट पड़ी। ये ज्वाला ज्ञात चिलचिलाती गर्मी के विपरीत असीम शीतलता से भरी हुई थी, जो शुद्ध नीले रंग में प्रकट हो रही थी और काल्पनिक कमल के फूलों में संघनित हो रही थी। तीव्र ठंडी आग ने संपूर्ण शून्य को चमकदार नीले रंग से प्रकाशित कर दिया। इन कमल प्रेत के उद्भव के साथ झोंगलिन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसका मजबूत भौतिक शरीर, जिसमें रक्त, सार और मज्जा शामिल थे, जमे हुए प्रतीत हुए बर्फ के क्रिस्टल में बदल गए। पूरे शरीर में दर्द के बावजूद झोंगलिन ने पंच तत्व मिश्रित सार कौशल को संचालित करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। सागर हृदय यिन के संयमन के प्रभाव में अमर स्वर्ण कोर से मैले क्यूई के रेशे उठे। कोर की सभी अशुद्धियां धीरे धीरे घुलकर उसे और शुद्ध बना दिया। क्या जबरदस्त शक्ति है! सचमुच अमर स्वर्ण कोर अपने नाम के अनुरूप है। प्रथम श्रेणी के समुद्री हृदय यिन के साथ मिलकर मेरे जूनियर की नींव अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। ऐसी उन्नति उसे साथियों के बीच अजेय बनाती है। शी झोंगलिन ने विस्मय से कहा। वाह! शी जुबान की आकृति अचानक प्रकट हुई, एक तरफ खड़ी होकर झोंगलिन को देखती रही जैसे वह आगे बढ़ रहा हो। मालिक, हम गुरुजी, क्या समुद्री हृदय का यिन अत्यधिक ठंडा नहीं है? क्या ये? शी झोंगलिन की आंखें चिंता से भरी थीं। निश्चिंत रहो, उसे कुछ नहीं होगा, भले ही तुम्हें कुछ हो जाए। अमर स्वर्णिम कोर की गहराई दूसरों की समझ से परे है, शी जुबान ने अहंकार से कहा। धमाका! जैसे ही उन्होंने बात की, झोंगलिन के शरीर से कठोर ठंडी ऊर्जा का एक उछाल फिर से फूट पड़ा, जैसे बर्फीले पक्षी उसके चारों ओर घूम रहे हों, अपने पंख फड़फड़ा रहे हों और जोर से गा रहे हों। उनकी आवाज आकाश में गूंज रही हो, जबकि एक मजबूत जीवन शक्ति उसके शरीर में भर गई। एक पल में झोंगलिन ने महसूस किया कि उसका मांस और रक्त फिर से मजबूत और शक्तिशाली हो गया है, चमक बिखेर रहा है, मानो उसका शरीर एक स्वर्ण अमर शरीर बन गया हो। इस बीच दानतीन में स्वर्णिम कोर अचानक कई गुना सिकुड़ गया, चावल के दाने के आकार का हो गया, फिर भी और भी ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। भीतर का आध्यात्मिक स्रोत अप्रत्याशित रूप से ठोस हो गया था और एक रत्न जैसे, स्वर्गीय क्रिस्टल जैसे ठोस, शुद्ध और अधिक परिष्कृत में बदल गया था। समुद्री हृदय यिन द्वारा संयमित होने के कारण झोंगलिन के स्वर्ण कोर और उसके भौतिक शरीर दोनों में नए परिवर्तन हुए। यिन बुराई शरीर को परिष्कृत करती है, यिन यांग को एक साथ बढ़ाती है, यिन बुराई क्षेत्र प्राप्त होता है। झोंगलिन ने अचानक अपनी आंखें खोली और तुरंत ही आसपास की ठंडी हवा उसके शरीर में वापस आ गई और सब कुछ शांत हो गया। झोंगलिन ने अपना ध्यान अपने डेंटियन के भीतर सिकुड़े हुए स्वर्णिम केंद्र पर केंद्रित किया। एक विचार के साथ ही एक नीली ठंडी हवा तुरंत फूट पड़ी। परम ठंड ने तुरंत शून्य को जमा दिया, मानो समय और स्थान जम गए हों, दुनिया में सब कुछ स्थिर हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि जहां कहीं भी झोंगलिन का दिव्य विचार फैला, वहां ठंड पहुंच सकती थी। पलक झपकते ही इसने 800 झांग का क्षेत्र कवर कर लिया। एक बार हरे भरे पेड़ तुरंत बर्फ की मूर्तियों के जंगल में बदल गए। 800 झांग के दायरे में शी जुबान और ची झोंगलिन को छोड़कर सब कुछ क्रिस्टलीकृत हो गया। एक शानदार दृश्य, सचमुच अभिभूत कर देने वाला। यिन यांग क्षेत्र में कदम रखने पर बधाई जूनियर भाई, ची झोंगलिन की प्रसन्न आवाज गूंजी। झोंगलिन भी धीरे से खड़ा हुआ और एक विचार के साथ पहले से फैली हुई ठंडी हवा जल्दी से वापस आ गई, एक पल में निगल गई। मास्टर, दूसरे वरिष्ठ भाई, झोंगलिन ने आदरपूर्वक सिर झुकाया, उसका चेहरा खुशी से भरा हुआ था। अंततः सफलता मिल गई। इतना खराब भी नहीं, शी जुबान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। प्रथम श्रेणी अमर स्वर्ण कोर को प्रथम श्रेणी समुद्री हृदय यिन के साथ विलय करके अपनी शक्ति से आप समान स्तर के लोगों के बीच अजेय हैं, कोई भी आपसे आगे नहीं निकल सकता। यहां तक कि साधारण यांग ईविल दायरे के मार्शल कलाकार भी आपका मुकाबला नहीं कर सकते। साथियों के बीच अजेय हूँ।
झोंग लिन ने अपने स्वर्णिम मूल में उमड़ते आध्यात्मिक मूल को, साथ ही ठंडे येन ईविल को भी महसूस किया, और महसूस किया कि यह उपाधि अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं थी। चाहे वह स्वर्णिम मूल हो या येन ईविल, वे दुनिया के सबसे उच्च स्तरीय अस्तित्व थे। इस आधार पर दुनिया में कितने लोग उसका मुकाबला कर सकते हैं। पकड़ना। हवा में कटने की आवाज आई और झोंग लिन ने सहज रूप से उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, और उसे एक हरे रंग की खजाने वाली तलवार दिखाई दी। तलवार का ब्लेड हल्के हरे रंग का था और मूठ पुराने कांसे की बनी थी। बिना किसी आध्यात्मिक स्रोत का इस्तेमाल किए इससे भयानक तलवार क्यों निकलती थी? चूंकि तुम मेरे शिष्य हो, इसलिए स्वाभाविक रूप से बाहर जर्जर नहीं हो सकते। इस तलवार का नाम ग्रीन फ्रॉस्ट है और ये तुम्हें सुरक्षा के लिए दी गई है। शी जुवान ने उदासीनता से कहा। वाह गुरु, आप कितने पक्षपाती हैं। जब मैं शामिल हुआ था तो आपने मुझे सिर्फ एक रहस्यमय कलाकृति दी थी। मेरे जूनियर को खजाना कैसे मिल रहा है? ची झोंगलिन की आंखें चौड़ी हो गईं और वह जोर से चिल्लाया। ये सुनकर झोंगलिन का दिल कांप उठा और उसने तलवार की मूठ को और भी जोर से पकड़ लिया। खजाना। ये दुनिया उपन्यासों में वर्णित साधना की दुनिया नहीं है, और तथाकथित आध्यात्मिक कलाकृतियां, रहस्यमय कलाकृतियां और खजाने शोधन से नहीं बनते, बल्कि मार्शल आर्टिस्ट इन्हें अपने प्राण और विभिन्न दिव्य पदार्थों और सांसारिक खजानों से धीरे धीरे पोषित करते हैं। यद्यपि यह उसका जीवन बाधित हथियार नहीं है, इसलिए यह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। येन दुष्ट क्षेत्र के दौरान खजाना धारण करने से किसी की युद्ध शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। ची झोंगलिन की हरकतों को नजरअंदाज करते हुए शी जुवान ने गंभीरता से कहा, झोंगलिन, केवल स्वयं द्वारा विकसित किया गया जीवन बाधित हथियार ही सबसे उपयुक्त होता है। यदि आप लगातार किसी और के हथियार का उपयोग करते हैं तो आप कभी भी उसकी सबसे बड़ी शक्ति को उजागर नहीं कर सकते। इसलिए इस हरे फ्रॉस्ट तलवार का उपयोग केवल एक हथियार के रूप में किया जा सकता है। अत्यधिक निर्भर न हो और सुनिश्चित करें कि आपका जीवन बाधित हथियार प्राथमिक बना रहे। हाँ गुरुजी, मैं समझ गया। ची झोंगलिन आगे बढ़े और झोंगलिन के कंधे पर थपथपाते हुए बोले, कनिष्ठ भाई, मुझे बताएं कि क्या आपके पास कोई स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने की कमी है? मेरे पास पर्पल गार्डन स्ट्रीट पर कुछ संपत्तियां हैं जो आपके जीवन बाधित हथियार को एक रहस्यमय कलाकृति में बदलने में आपकी मदद करने के लिए पर्याप्त हैं। यद्यपि वह अन्य चीजों के बारे में मजाक कर सकता है, लेकिन जब खेती के मामलों की बात आती है तो वह काफी विश्वसनीय है। धन्यवाद वरिष्ठ भाई। झोंगलिन ने हार्दिक आभार व्यक्त किया। एक आध्यात्मिक कलाकृति को रहस्यमय कलाकृति में उन्नत करने के लिए इतने दिव्य खजानों की आवश्यकता होती है कि एक सामान्य जुवानदान या यहाँ तक कि एक यिनयान क्षेत्र के मार्शल कलाकार को भी दिवालिया कर दिया जा सके। फिर भी दूसरे वरिष्ठ भाई ची झोंगलिन बिना किसी हिचकिचाहट के मदद करने को तैयार थे, जिससे उनकी मदद करने की सच्ची इच्छा का पता चलता है। थोड़ी देर बातें करने के बाद तीनों अपने अपने रास्ते चले गए। झोंगलिन ने शुरू में स्क्रिप्चर पवेलियन की दूसरी मंजिल पर मार्शल आर्ट्स सीखने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने सोचा कि वह बेहतर होगा और जुयन पीक की ओर उड़ चला। आखिरकार वह अभी भी जुयंग एसोसिएशन के सदस्य थे और उन्हें पुनः वहां जाना चाहिए था। वहां कौन जाएगा? ये जुयन पीक के पास है, किसी को भी इसके पास उड़ने की अनुमति नहीं है। दो फटकारें आईं, जिसके बाद दो उल्लेखनीय व्यक्ति सामने आए। अभी भी परिचित हैं। प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाली ये वही महिला शिष्याएं थीं जिनसे झोंगलिन का पहली बार सामना हुआ था जब वह चुयू के साथ जुयन पीक पर आया था, जिनमें से एक का चुयू के साथ झगड़ा भी हुआ था। झोंगलिन को देखकर दोनों युवतियां चौंक गईं और जल्दी से अभिवादन करते हुए बोली, नमस्कार भाई झोंगलिन। झोंगलिन के सामने दोनों के चेहरे पर अलग अलग भाव दिखे। गोंगजिंग ने प्रसन्नता व्यक्त की, जबकि शी यंग के चेहरे पर भय के निशान दिखाई दिए। वह स्पष्ट रूप से झोंगलिन द्वारा पुराने हिसाब चुकता करने को लेकर चिंतित थी। जूनियर सिस्टर गोंगजिंग, मुझे लगता है सब ठीक है। क्या सीनियर सिस्टर नाइट रेन यहाँ है? झोंगलिन मुस्कुराया। वह है। सीनियर सिस्टर नाइट रेन लिसनिंग रेन पवेलियन में है, गोंगजिंग ने जल्दी से कहा। हम। झोंगलिन ने सिर हिलाया और सीधे श्रवण वर्षा मंडप की ओर उड़ चला। झोंगलिन को जाते हुए देखकर शी यंग को राहत महसूस हुई और साथ ही कुछ हद तक निराशा भी हुई। गोंगजिंग ने आह भरी और कहा, जूनियर सिस्टर शी यंग, चिंता मत करो। भाई झोंगलिन की वर्तमान प्रतिष्ठा को देखते हुए वे अतीत की छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करेंगे। हालांकि आपको भविष्य में सावधान रहना होगा। कभी भी अति अहंकारी मत बनो। याद रखो कि समय के साथ किस्मत बदलती है और कोई नहीं जानता कि एक दिन कौन अचानक ऊपर उठ जाए। धन्यवाद वरिष्ठ बहन, मैं समझ गया।
इस बीच झोंग लिन सीधे श्रवण वर्षा मंडप की ओर बढ़ गया, लेकिन आधे रास्ते में उसने अपने कान में एक परिचित आवाज फुसफुसाते हुए सुनी। पहाड़ की चोटी पर आओ। वरिष्ठ बहन यंगजू। झोंग लिन का दिल धड़क उठा और उसने तुरंत अपना रास्ता बदल दिया और पहाड़ की चोटी की ओर उड़ चला। जुयन चोटी के शिखर पर एक मंद मंद लहराता हुआ स्वर्गीय कुंड था, जिसके बगल में एक और भी भव्य महल खड़ा था। अमर सारस, रॉक्स, सुनहरे चील, सफेद हिरण, सफेद बाघ, जैड खरगोश और मोर जीवन शक्ति और अलौकिक आभा से भरपूर उन्मुक्त विचरण कर रहे थे। जुयन पैलेस। ये 3 बड़े अक्षर पहाड़ के ऊपर स्थित महल के प्रवेश द्वार पर लगी पट्टिका पर उकेरे गए थे। झोंग लिन का यहाँ आना पहली बार था, इससे पहले वह यहाँ आने के योग्य नहीं थे। भव्य दरवाजे धमाके के साथ खुले और यंगजू जुयन पैलेस में कुर्सी पर बैठ गया, जिससे उसकी शान और प्रभुत्व का पता चलता था। नमस्कार वरिष्ठ बहन यंगजू। झोंग लिन ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। यिन बुराई शरीर में प्रवेश कर रही है। झोंग लिन यिन यान क्षेत्र में प्रवेश करने और आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों की सीटों में एक और स्थान जोड़ने के लिए बधाई। यंगजू ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब गुरु के मार्गदर्शन के कारण है। मैं इसका श्रेय लेने की हिम्मत नहीं कर सकती। मुझे आपकी सहायता के लिए भी धन्यवाद देना चाहिए, वरिष्ठ बहन। इसके बिना मैं प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त नहीं कर पाती। तलवार मंडप द्वारा स्वीकार किया जाना तो दूर की बात है। झोंग लिन ने हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए स्वीकार किया कि प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करना न केवल उनके प्रयासों का परिणाम था, बल्कि यंगजू द्वारा उपहार में दी गई पंचतत्व जुवान जैड तलवार का भी महत्वपूर्ण योगदान था। प्रथम स्थान प्राप्त किए बिना उन्हें निर्वाण फल प्राप्त नहीं होता या गुरु द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, जिससे वे उनके लिए एक प्रतीकात्मक माता पिता बन जाती। यंगजू ने हाथ हिलाकर कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप जुइन एसोसिएशन की सदस्य हैं, इसलिए आपकी सहायता अपेक्षित है। आप आज जहां हैं वहां तक पहुंचने के लिए मुख्यतः आपके अपने प्रयास हैं। बस यह मत भूलिए कि आप भी कभी जुइन एसोसिएशन का हिस्सा थीं। मैं झोंग लिन भूलने की हिम्मत नहीं करूंगी। भविष्य में अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो कृपया मुझे निर्देश दे दीजिएगा, सीनियर सिस्टर। झोंग लिन ने गंभीरता से कहा। यंगजू ने झोंग लिन के रवैये से संतुष्ट होकर स्वीकृति के साथ मुस्कुराया। भविष्य में तृतीय संत से सावधान रहना। निर्वाण फल उसकी साधना योजनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और अब जब तुमने इसे ग्रहण कर लिया है तो वह निश्चित रूप से तुमसे नाराज होगा। हालांकि तुम्हारे गुरु एल्डर तियान जिंग और प्रथम संत हैं, तृतीय संत अत्यंत महत्वाकांक्षी, असाधारण रूप से प्रतिभाशाली और अपार सौभाग्य और अवसरों से संपन्न है। बचपन में उन्होंने अनजाने में एक दिव्य प्राणी के गुफा भवन में प्रवेश किया और प्राचीन काल के स्वर्ग के 4 चरम शिखर सम्राट द्वारा छोड़ी गई विरासत प्राप्त की, जिसके पास अनगिनत दिव्य अस्त्र, अमृत और गुप्त नियमावलियां थीं। उन्होंने जिस स्वर्ग के 4 चरम शिखर दिव्य कौशल का अभ्यास किया, वह आध्यात्मिक उत्पत्ति और शक्ति के मामले में सच्चे शिष्यों में बेजोड़ है, जिससे वे तृतीय संत बन गए। वर्षों से उन्होंने प्रथम संत को लगातार चुनौती दी है और संप्रदाय के एल्डर और सर्वोच्च नेता ने उनके पोषण पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत दिया है। यंगजू ने तीसरे संत की क्षमताओं, भाग्य और अवसरों के बारे में विस्तार से बताया तथा काफी दबाव डाला। लेकिन आप में भी कोई कमी नहीं है। आपके पास प्रथम श्रेणी की गोली और अमर स्वर्ण कोर है, यद्यपि साधना का समय कम है। एल्डर तियान जिंग और प्रथम संत आपकी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए आपको गहन साधना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वरिष्ठ बहन, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। सचमुच प्रतियोगिता में तुम्हारा साहस अद्भुत था, मानो तेज शराब तुम्हारे खून में जान डाल दे। अगर तुम भविष्य में होने वाले पूर्वी मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भी ऐसा ही प्रदर्शन कर सको तो तुम्हें संप्रदाय द्वारा साधना के लिए प्राथमिकता दी जाएगी और फिर तुम एक उज्जवल भविष्य के साथ नई ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। यंगजू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी शुभकामनाओं की सराहना करता हूं, वरिष्ठ बहन। तो फिर तुम्हें साधना में कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि मैंने सुना है कि पूर्वी उजाड़ के अन्य क्षेत्रों में कुछ प्रतिभाशाली लोग, यद्यपि तुम्हारी ही आयु के हैं, जीवन और मृत्यु के क्षेत्र से बहुत पहले ही आगे निकल चुके हैं। तुम्हारी वर्तमान साधना अपर्याप्त है। झोंग लिन ने आश्चर्य से भौहें चढ़ाईं। उसे विश्वास था कि सिस्टम पैनल की मदद से उसकी साधना की गति धीमी नहीं थी, फिर भी उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि कोई उससे आगे निकल जाएगा। ऐसी प्रतिभा तो डरावनी ही होगी। बस अब बहुत हो गया ख्यालों का, बस मन लगाकर अभ्यास करो। तुम मुझसे मिलने जुयन पीक पर वापस नहीं आए, है ना? आगे बढ़ो, उन्हें इंतजार मत करवाओ। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। सच में कोई जल्दी नहीं है।
अगर आपको कोई पसंद है तो आप उसे वापस ला सकते हैं, आपको पता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यंग जू ने हल्के से मुस्कुराकर अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक अदृश्य शक्ति ने तुरंत झोंग लिन को जुयन पैलेस से बाहर धकेल दिया। झोंग लिन ने अपने हाथों को जुयन पैलेस के अब बंद हो चुके दरवाजों की ओर बढ़ाया, फिर हवा में कदम रखा और तेजी से क्षितिज में गायब हो गया। कई पुराने परिचितों से मिलने के बाद झोंग लिन तलवार मंडप में लौट आया। तलवार मंडप शिखर, शास्त्र मंडप। झोंग लिन ने दूसरी परत में कदम रखा। पहली परत की विशालता की तुलना में दूसरी परत में मार्शल आर्ट्स की पुस्तकें कम थीं, केवल 1000 खंड। फिर भी स्क्रिप्चर पवेलियन में संग्रहित प्रत्येक खंड सर्वोच्च क्लासिक था। झोंग लिन ने उत्साह में अपने हाथों को आपस में रगड़ा, उसकी तलवार की मंशा लंबे समय से विकसित नहीं हुई थी। सिस्टम, मेरे लिए अंक आवंटित करें और मुझे अपनी सीमाएं देखने दें। डॉट डॉट डॉट। भाई, हम कहाँ जा रहे हैं? बादलों के ऊपर नीचे चींटी जैसी इमारतों को देखते हुए उड़ती हुई नाव प्रकाश की किरण की तरह तेजी से आगे बढ़ रही थी, जो स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि से अनगिनत मील दूर थी। विशाल उड़न नाव पर झोंग लिन और उनके दूसरे वरिष्ठ भाई ची झोंगलिन एक दूसरे के सामने बैठे थे। उनके सामने भाप से भरी चाय थी। क्या आपने 5 तत्वों के गुप्त क्षेत्र के बारे में सुना है? नहीं। झोंग लिन ने अपना सिर हिलाकर स्वीकार किया कि उन्हें भौगोलिक ज्ञान की कमी है। बिल्कुल, ये तुम्हारे लिए ही है। बस मेरी बात मानो, जब तुमने अपने आध्यात्मिक शरीर को आत्मा भ्रूण क्षेत्र में संघनित किया था, तो वह पंचतत्वों का आत्मिक शरीर था, जिससे पंचतत्वों का गुप्त क्षेत्र तुम्हारे प्रशिक्षण के लिए एक आदर्श स्थान बन गया। अगर गुरु ने पहले यहाँ प्रशिक्षण लेने पर जोर न दिया होता तो मैं तुम्हें सीधे थंडरस्टॉर्म हेवन ले जाता। ची झोंगलिन मुस्कुराया। और थंडरस्टॉर्म हेवन क्या है? ची झोंगलिन द्वारा उल्लेखित प्रत्येक स्थान का नाम झोंगलिन की अज्ञानता को दर्शाता था, जिससे उसे ऐसा महसूस होता था कि वह एक देहाती व्यक्ति है जिसे किसी भी चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हे, ये तो और भी रोमांचक जगह है। मुख्यतः आपकी वर्तमान साधना बहुत कम है। पूर्वी मार्शल आर्ट टूर्नामेंट नजदीक आ रहा है, इसलिए हमारे वरिष्ठ भाई, आपको और मुझे इसमें भाग लेना होगा, लेकिन आपकी वर्तमान शक्ति निश्चित रूप से कमजोर है, इसलिए हमें आपकी साधना को तेजी से बढ़ाने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। हम पहले चरण के रूप में पंचतत्व गुप्त क्षेत्र की ओर जाएंगे, फिर थंडरस्टॉर्म हेवन की ओर बढ़ेंगे, ये सुनिश्चित करते हुए कि जब हम वापस लौटेंगे तो सभी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। किसी कारण से झोंगलिन को ठंडक महसूस हुई, लेकिन वह केवल इस बात पर भरोसा कर सकता था कि ची झोंगलिन का उसे कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। दोनों को उड़ती हुई नाव से अनगिनत पहाड़ों, नदियों और प्राचीन नगर देशों को पार करते हुए पूरे 7 दिन लगे। इस बार झोंगलिन ने तलवार क्षेत्र की विशालता को सचमुच महसूस किया और ये देखकर और भी हैरान रह गया कि ये दुनिया वास्तव में कितनी विशाल थी। ये ज्ञात होना चाहिए कि तलवार डोमेन पूर्वी वीरानी के 10 डोमेनों में से केवल एक है, और पूर्वी वीरानी के अलावा अन्य 4 चरम सीमाएं हैं, इसलिए कोई कल्पना कर सकता है कि ये दुनिया कितनी असीम है। हम आगे ट्रांसमिशन एरे पर लगभग पहुंच चुके हैं। इसका इस्तेमाल करके हम पंचतत्वों के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। ये गुप्त क्षेत्र खुला है और इसमें कभी भी प्रवेश किया जा सकता है और बाहर निकला जा सकता है। यह इसे और भी खतरनाक बनाता है क्योंकि यहाँ तरह तरह के लोग मौजूद हैं। यहाँ न सिर्फ हमारे तलवार क्षेत्र के लोग हैं, बल्कि दूसरे क्षेत्रों के मार्शल आर्टिस्ट भी हैं। इसलिए सतर्क रहना और किसी के बहकावे में न आना, ची झोंगलिन ने निर्देश दिया। अन्य क्षेत्रों से मार्शल कलाकार। ये सही है, पंचतत्व गुप्त क्षेत्र हमारे तलवार क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। अन्य क्षेत्रों में भी संचरण प्रणालियां हैं जो सीधी पहुंच की अनुमति देती हैं। अन्यथा क्षेत्रों के बीच इतनी दूरी होने पर संसाधन और साधना तकनीकें कैसे प्रसारित होंगी? कई गुप्त क्षेत्र पारगमन बिंदुओं के रूप में कार्य करते हैं और कुछ संप्रदाय या संघ तो उनके भीतर स्थापित भी हैं। जैसे ही दोनों ने बात की, उनके नीचे एक खंडहर शहर का दृश्य दिखाई दिया। यहाँ थे। ची झोंगलिन ने उड़ती हुई नाव को खंडहरों के केंद्र की ओर एक चौक की ओर ले जाया। इस प्लाजा के केंद्र में ट्रांसमिशन एरे बनाया गया था। झोंगलिन ने पहले जो देखे थे उनकी तुलना में उसके सामने वाला एरे कहीं ज्यादा बड़ा और जटिल था और ज्यादा दूरियों तक संचार करने में सक्षम था। धुंधलेपन से कोई भी लहरदार शून्यों को टिमटिमाते हुए देख सकता था, जिससे ऐसा लग रहा था कि दूरियां पहुंच में ही हैं। चलो अंदर चले। ची झोंगलिन ने उड़ती हुई नाव को अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में रख लिया और बड़े कदमों से ट्रांसमिशन एरे में कदम रखा। झोंगलिन उसके ठीक पीछे चल रहा था। गड़गड़ाहट। अचानक छलांग लगाते ही ऐसा लगा जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों,
आसमान घूम रहा हो और अंधेरे में असीम तारों की रोशनी उनकी आंखों के सामने चमक रही हो। इसके बाद जो दिखाई दिया वह एक विशाल, उजाड़, परित्यक्त भूमि थी। इससे पहले कि वह अपनी जिज्ञासा शांत कर पाता, झोंगलिन अचानक पृथ्वी गुणसार क्यूई की एक घनी लहर से घिर गया जो उसकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। पंचतत्व आत्मा शरीर को संघनित करके उसे पानी में एक मछली जैसा महसूस हुआ, जिसे गतिशील करने के लिए उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। उसे लगा कि पृथ्वी गुणसार क्यूई उसके शरीर में प्रवेश कर रही है और उसके स्वर्णिम केंद्र में विलीन हो रही है, और उसके शरीर से एक सुकून का एहसास निकल रहा है। इतनी घनी पृथ्वी क्यूई का सार है, ये जगह वास्तव में एक पवित्र भूमि है, झोंगलिन ने उत्साह से टिप्पणी की, अपने चारों ओर क्यूई के उभार को महसूस करते हुए। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने एक पंचतत्व आत्मा शरीर को संघनित कर लिया है। जिसने लकड़ी आत्मा शरीर को संघनित कर लिया है, उसके लिए ये जगह एक दुर्स्वप्न होगी। यहां से हिलना मत, मैं जाकर देखता हूं कि इस स्थान पर क्या है। झोंगलिन की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। उसने ची झोंगलिन की ओर गहराई से देखा और फिर कहा, ठीक है भाई ताओ। क्या भाई ताओ, मुझे दूसरा वरिष्ठ भाई कहो। ये सब एक ही बात है। दूसरे वरिष्ठ भाई की आवाज भाई ताओ जितनी अच्छी नहीं है। ची झोंगलिन ने झोंगलिन की बकवास को नजरअंदाज कर दिया, एक कदम उठाया और शून्य में गायब हो गया। थोड़ी देर बाद वापस लौटा और कोसते हुए बोला, यादृच्छिक संचरण अविश्वसनीय है, हम पिछली बार से भी ज्यादा दूर हैं। ट्रांसमिशन एरे की स्थापना करना कागज के एक टुकड़े पर दो बिंदुओं को स्थिर करने जैसा है, जिससे उनके बीच पारस्परिक ट्रांसमिशन और शटल की अनुमति मिलती है। यादृच्छिक संचरण केवल एक मोटे स्थान को सुनिश्चित करता है, जैसे कि अब लक्ष्य 5 तत्वों का गुप्त क्षेत्र है, लेकिन इसके भीतर वास्तव में कहाँ है, यह अप्रत्याशित है। सौभाग्य से जो लोग प्रशिक्षण के लिए पंचतत्व गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, वे आमतौर पर अपनी क्षमताओं में आश्वस्त मार्शल कलाकार होते हैं। जब तक कोई सीधे किसी राक्षसी जानवर की मांद में नहीं पहुंच जाता, तब तक सब ठीक होना चाहिए। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि वह केवल पृथ्वी गुण सारक्यूई के साथ ऐसी जगह पहुंच जाए। अगर गुणों का टकराव हो तो ये किसी व्यक्ति को लगभग मौत के घाट उतार सकता है। सचमुच मौत तक पीसना। भले ही गुण संघर्ष में हो, फिर भी सारक्यूई को रूपांतरण द्वारा अवशोषित किया जा सकता है। आखिरकार पंचतत्वों की पारस्परिक उत्पत्ति मौजूद है। हालांकि इसकी दक्षता बेहद कम है और राक्षसी जानवरों का सामना करने का मतलब है पुनर्प्राप्ति के लिए अपर्याप्त उत्पादन। इसलिए कई मार्शल कलाकार प्रवेश करने से पहले आध्यात्मिक मूल को पुनः प्राप्त करने के लिए पर्याप्त स्पिरिट स्टोन या अमृत लाते हैं। चलो चलें उस दिशा में, इसे एक प्रशिक्षण सत्र माने। पंचतत्वों का गुप्त क्षेत्र असंख्य पंचतत्वों के खजानों से भरा है, बस बात यह है कि हमारा भाग्य पर्याप्त है या नहीं। दोनों ज्यादा देर तक नहीं रुके, अपने सामने स्थित पर्वत शिखर के पास से गुजरते हुए नीचे की ओर उड़ते रहे। तभी दूर से एक विशाल भूखंड पर एक जोड़ी आंखें दिखाई दी, जो नीचे उड़ते हुए उन दोनों को देख रही थी, और उनकी निगाहों में असीम क्रूरता थी। उड़ते समय ची झोंगलिन को अचानक एक इच्छा महसूस हुई। उसने झोंगलिन की ओर देखा, सीटी बजाई और अपनी स्थिति को एक पायदान ऊपर उठा लिया। धमाका! नीचे से अचानक धरती फट गई और मिट्टी की तेज दुर्गंध आने लगी, जिससे एक पीले सांप का सिर दिखाई दिया जो अजगर की तरह ऊपर उठ रहा था। उसका खूनी जबड़ा झोंगलिन की ओर तेजी से झपटा। राक्षस जानवर पीले सांप के सिर को देखते हुए, जो अचानक जमीन से बाहर निकल आया, पानी की टंकी के आकार का, धूल में लिपटा हुआ और पूर्ण रूप से अस्पष्ट, झोंगलिन ने तुरंत इसकी शक्ति को पहचान लिया, जो एक जुवानदान पूर्णता विशेषज्ञ के बराबर था। छाया की तरह चलते हुए एक पल में झोंगलिन गायब हो गया और सांप के सिर के ऊपर पुनः प्रकट हुआ और अपनी बाईं हथेली से उसे नीचे पटक दिया। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ उसे आध्यात्मिक स्रोत का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी। उसकी शारीरिक शक्ति ही एक जुबानदान क्षेत्र विशेषज्ञ को आसानी से नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। एक ही वार में उसने सांप के सिर को टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसके भीतर के छोटे से छोटे विचार को भी मिटा दिया और उसे शुद्ध पृथ्वी रंग के सारक्यूई के एक कण में बदल दिया। झोंगलिन ने अपने भीतर हलचल महसूस की, जिससे तुरंत ही 5 तत्व मिश्रित सार कौशल सक्रिय हो गया। उसने शुद्ध पृथ्वी के रंग का सारक्यूई अपने मुंह में खींच लिया और तुरंत ही अपनी साधना को थोड़ा मजबूत महसूस किया। कैसा लग रहा है? ची झोंगलिन हंसते हुए झोंगलिन के पास उड़कर आया। 5 तत्वों के गुप्त क्षेत्र में 5 तत्वों की आदि क्यूई से उत्पन्न कई शक्तिशाली राक्षस जानवर हैं। इन 5 तत्वों से उत्पन्न जानवरों को मारकर आप लगातार सार क्यूई को अवशोषित कर सकते हैं। इस सांप को उड़ने वाला सांप कहा जाता है, जो पृथ्वी के सबसे सघन तत्व सार से संघनित एक राक्षस है।
जो बाहरी दुनिया में केवल गहरे भूमिगत स्तर पर ही पाया जाता है, फिर भी यहाँ यह आम बात है। ये सुनकर झोंग लिन की आंखें चमक उठीं और अनायास ही बोल उठा, शानदार जगह, सचमुच 5 तत्वों का गुप्त क्षेत्र। पृथ्वी के गुण सार क्यूई का यह अंश छठी श्रेणी के अमृत से भी अधिक प्रभावी है और इसमें अमृत के विषाक्त पदार्थों की कोई चिंता नहीं है। ये वास्तव में एक खजाने की भूमि है। हाँ, जब तक तुम्हें ये पसंद है, बाद में थककर चिल्लाना मत। बिना रुके दोनों अपने गंतव्य की ओर नीचे की ओर उड़ते रहे। मुश्किल से 10 मील की उड़ान भरने के बाद दूर आकाश में लाल बादलों का एक समूह दिखाई दिया, जिसके साथ कांव 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 की आवाजें आ रही थीं। तीव्र गर्मी फैल रही थी, जिससे आसपास की हवा विकृत हो रही थी। तस्क तस्क, हमारी किस्मत वाकई अच्छी है। अग्निकौवों का झुंड। ची झोंगलिन ने भौहें चढ़ाईं। यह अग्निसार से संघनित एक अग्निदानव है, जो आमतौर पर केवल आकाश में सूर्य के पास पाया जाता है। 3000 से अधिक अग्निकौवों का झुंड एक यिन यान क्षेत्र विशेषज्ञ से प्रतिस्पर्धा कर सकता है, और यहाँ कम से कम 10,000 हैं। पता चला कि वह लाल बादल आग जैसे लाल कौवों का एक विशाल झुंड था जो एक साथ उड़ रहा था। इस क्षण झोंग लिन को आखिरकार समझ आया कि आकाश और धरती को ढकने, पहाड़ों को झुलसाने और समुद्रों को उबालने का क्या मतलब होता है। तत्व दानव जानवर। वरिष्ठ भाई, क्या आपने नहीं कहा था कि यह एक शुद्ध आध्यात्मिक भूमि है? तो फिर यहाँ अग्नि कौवे क्यों हैं? क्या तुम्हें नहीं पता कि अग्नि से पृथ्वी उत्पन्न होती है? और अग्नि कौवों का ये समूह अग्निसार से बना है, जो आकाश में उत्पन्न हुआ है। इसके अलावा वे यहाँ अपने आप उड़ सकते हैं, इसलिए जल्दी करो। ची झोंगलिन ने आग्रह किया। झोंगलिन सिर्फ एक टिप्पणी कर रहा था, उसका इरादा फायर रेवेंस के इस समूह को जाने देने का नहीं था। अपने दाहिने हाथ को हवा में पकड़ते ही 5 तत्वों की जुबान जैद तलवार से हरी जल तलवार उसके हाथ में प्रकट हुई। जल अग्नि पर विजय प्राप्त कर लेता है, इसलिए इन अग्नि तत्वों का सामना करने के लिए जल तलवार स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा हथियार है। एक कदम आगे बढ़ते हुए वह सीधे ट्रू फायर रेवन समूह में शामिल हो गया। इस क्षण झोंगलिन को आखिरकार आकाश और धरती को ढकने, पहाड़ों को जलाने और समुद्र को उबालने की अवधारणा समझ में आ गई। अग्नि कौवों का ये समूह जहां भी उड़ता, जमीन झुलसी हुई धरती में बदल जाती और कुछ इलाके तो मोमबत्तियों की तरह पिघलते हुए मैग्मा की ओर बढ़ते हुए हल्के से ढहने भी लगे। झोंगलिन के अचानक आगमन से अग्नि कौवों का ये समूह तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ा। 3000 अग्नि कौवे यिन यान क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के बराबर हैं, हालांकि केवल यिन दुष्ट क्षेत्र में ही इतनी बड़ी संख्या का सामना करना संभव नहीं है। यहाँ हजारों अग्नि कौवे हैं। जुबानदान क्षेत्र के मार्शल कलाकार अगर उनसे टकराएं तो सीधे भस्म हो जाएंगे। यहाँ तक कि यिन यान क्षेत्र के मार्शल कलाकार भी उनसे बचेंगे, क्योंकि जरा सी चूक से उड़ती हुई राख में तब्दील हो सकते हैं। तलवार कदम। झोंगलिन आगे बढ़ा, तलवार की रोशनी ने उसे घेर लिया। उसका शरीर अग्नि कौवों के समूह के बीच से ऐसे गुजरा जैसे टेलीपोर्ट हो रहा हो। उसके हाथ में पंचतत्वों की जुबान जैद तलवार से जल तलवार थी। आध्यात्मिक उत्पत्ति के मार्गदर्शन में भाप से भरी जलवाष्प की एक लहर ने उसे घेर लिया, जो अग्नि आभा के अतिक्रमण का प्रतिरोध कर रही थी। उसने कोई शक्तिशाली मार्शल आर्ट तकनीक नहीं दिखाए, बस स्क्रिप्चर पवेलियन के पहले स्तर से प्राप्त साधारण तलवारबाजी पर निर्भर रहा। हर तलवार की छाया एक अग्नि कौवे की चीख निकालती, जिससे पीछे केवल शुद्ध अग्निसार बचता, जिसे झोंगलिन ने निगल लिया और अपने स्वर्णिम केंद्र में समाहित कर लिया। सिजल सिजल। झोंगलिन अग्नि रेवन समूह में आगे पीछे दौड़ रहा था। उसकी जल तलवार एक मृग के सींग की तरह हिल रही थी, कभी सर्दियों की रात में चंद्रमा की तरह ठंडी और चमकदार, कभी वसंत की हवा की तरह पंखुड़ियों को धीरे से गिरते हुए, कभी एक चमकदार तारों वाले आकाश की तरह। आकाशगंगा नीचे गिर रही थी, तारों की रोशनी टिमटिमा रही थी, कभी एक प्रेरी आग की तरह अंतहीन और स्थायी। ऐसा लग रहा था मानो वह आग की लपटों में शान से नाच रहा हो, अविश्वसनीय रूप से खतरनाक दिख रहा हो, फिर भी हर बार वह छोटी सी हरकत से धधकते अग्नि कौवों का शिकार करने में कामयाब हो रहा हो। शून्य से युद्ध देख रहे ची झोंगलिन भी झोंगलिन के उत्कृष्ट तलवार कौशल और उसके ग्रैंडमास्टर जैसे आचरण से चकित थे। तलवार मास्टर, छोटे मास्टर की तलवारबाजी प्रतिभा वास्तव में राक्षसी है, ची झोंगलिन ने धीरे से कहा। भयंकर नरसंहार के बाद आकाश में मौजूद सभी हजारों अग्नि कौवे नष्ट हो गए और झोंगलिन में न केवल थकावट का कोई निशान दिखाई दिया, बल्कि उसका आभामंडल और भी प्रबल हो गया। उसके डेंटियन के भीतर स्वर्णिम केंद्र में एक पारभासी चमकदार रोशनी प्रकट हुई, मानो भीतर लपटें जल रही हो। तुम्हारा पेट भर गया? अगर नहीं तो और भी है, ची झोंगलिन ने मुस्कुराते हुए कहा।
जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आकाश से भिनभिनाहट की आवाज आई। ऊपर देखा तो सुनहरे बादलों का एक विशाल समूह हवा की तरह उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। करीब से निरीक्षण करने पर पता चला कि सुनहरे बादल वास्तव में सुनहरे ततैयों जैसे दिखने वाले राक्षस थे। अग्नि पृथ्वी को उत्पन्न करती है, पृथ्वी सोना उत्पन्न करती है। ये गेंग मेटल क्यूई से निर्मित उड़ने वाले पंखों वाली विद्युत मधुमक्खियां हैं। सावधान रहें, ये चीजें अत्यंत तेज हैं, हथियारों से अभेद्य हैं, मानो धातु से बनी हो। इनकी पूंछ सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर सकती है, जिसे सुरक्षात्मक गैंग क्यूई को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। झोंग लिन ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि उसने ची झोंगलिन से पहले ही जान लिया था कि 5 तत्वों का गुप्त क्षेत्र बेहद खतरनाक है, उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना बड़ा चढ़ाकर बताया जाएगा। कुछ ही देर में हमलों की 3 लहरें आ गईं, जिनमें से हर एक पिछली से ज्यादा शक्तिशाली थी, उड़ते सांप से लेकर हजारों अग्नि कौवों तक, और अब उनका सामना और भी भयानक उड़ते पंखों वाली विद्युत मधुमक्खियों से हो रहा था। पलक झपकते ही गरज जैसी आवाज के साथ उड़ते पंखों वाली बिजली की मधुमक्खियों का सुनहरा बादल आ धमका और झोंग लिन को पल भर में अपनी चपेट में ले लिया। फिर इन ततैयों की पूंछों से अनगिनत सुनहरी सुइयां निकली। झोंग लिन के चेहरे के भाव बदल गए। अपनी लंबी तलवार घुमाते हुए जल गुण तलवार क्यूई की एक लहर फूट पड़ी, जिसने उसे घेरते हुए एक नदी बना दी और उन सुनहरी सुइयों को रोक दिया। सुनहरी सुइयां गाय के बालों जितनी बारीक थीं, फिर भी उनकी गहराई इतनी भयानक थी कि नदी में लहरें उठने लगीं जो उसे घेर रही थीं। खुशकिस्मती से वे सभी बंद हो गईं। जैसे ही झोंग लिन ने आराम किया, सुनहरी सुइयों की एक और लहर बाहर निकली, जो पहले से कहीं अधिक संख्या में थी। ये गेंग मेटल क्यूई से बने राक्षसी जानवर हैं। ततैया का आकार केवल सतही है और उनकी पूंछ में लगे डंक को एक से ज्यादा बार छोड़ा जा सकता है। ची झोंगलिन की आवाज गूंजी। झोंग लिन का शरीर तेजी से नीचे की ओर गिरा और जोर से जमीन पर गिरा। उसके पैर से धरती में प्रचंड शक्ति प्रवाहित हुई, जिससे उसके स्थान से एक विशाल लहर उठी और फिर एक बड़े प्रभाव के साथ विस्फोट हुआ, जिससे सभी दिशाओं में पीली रेत का तूफान उठ गया। तलवार तकनीक। झोंग लिन के स्वर्ण कोर के भीतर की शक्ति बेतहाशा बढ़ गई। पीली रेत को ऊपर उठाते हुए उसे पीली रेत की 10,000 लंबी तलवारों में बदल दिया, जिससे तलवार की रोशनी की किरणें बन गईं। स्विश। पीले रेत की लंबी तलवारें उड़ते हुए पंखों वाले विद्युतीय मधुमक्खियों के झुंड में घुस गईं और तैरते हुए अजगर की तरह मधुमक्खियों के झुंड को लगातार भेदती और मारती रहीं। तुरंत ही हजारों उड़ने वाले पंखों वाली विद्युत मधुमक्खियां मारी गईं, जो गेंग मेटल एसेंस क्यूई में परिवर्तित हो गईं, जिसे झोंग लिन ने अवशोषित कर लिया और अपने गोल्डन कोर में एकीकृत कर लिया। दोबारा झोंग लिन ने एक और तलवार तकनीक का प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने उड़ते पंखों वाली विद्युत मधुमक्खियों के बड़े समूह का वध किया तथा उन्हें अपने स्वर्ण कोर के लिए शुद्ध गेंद धातु सार क्यूई में परिवर्तित कर दिया। वरिष्ठ भाई, क्या इन उड़ने वाले पंखों वाली विद्युत मधुमक्खियों को पकड़कर परिष्कृत किया जा सकता है? झोंग लिन ने शून्य में ची झोंगलिन को एक प्रश्न प्रेषित किया। क्या तुम उड़ने वाले पंखों वाली विद्युत मधुमक्खियों को पालने के बारे में सोच रहे हो? भूल जाओ, ये चीजें गेंग मेटल क्यूई से बनी हैं और सिर्फ पंचतत्व गुप्त क्षेत्र के विशेष वातावरण में ही जीवित रह सकती हैं। एक बार बाहर निकलने के बाद ये लगातार विलुप्त होती रहेंगी। यहाँ तक कि पशु क्षेत्र के लोग, जो राक्षसी जानवरों और कीड़ों को नियंत्रित करने में माहिर हैं, भी ऐसा नहीं कर पाए। हम भी बिल्कुल नहीं कर सकते। ची झोंगलिन ने अपना सिर हिलाया। अफसोस की बात है। झोंग लिन ने खेद व्यक्त करते हुए उड़ते पंखों वाली इलेक्ट्रिक मधुमक्खियों के एक और विशाल समूह को मारने के लिए अपना बायां हाथ फिर से लहराया। आधे घंटे में सभी उड़ने वाले पंखों वाली विद्युत मधुमक्खियां नष्ट हो गईं। उड़ने वाले पंखों वाली विद्युत मधुमक्खियों के इस झुंड में मौजूद स्वर्ण तत्व क्यूईएस की एक नस के बराबर था, जो अब उसके स्वर्ण कोर द्वारा पूरी तरह से अवशोषित हो गया था, जिससे झोंग लिन की ताकत बहुत बढ़ गई थी। बिना रुके दोनों दूर उड़ते चले गए। वे रुक रुक कर यात्रा करते थे, जिसका मुख्य कारण गुप्त क्षेत्र में राक्षस जानवरों की अत्यधिक संख्या थी। बाद में एक बड़ी नदी को पार करते समय उनका सामना पृथ्वी भेड़ियों के एक समूह से हुआ और फिर भूई जल सार क्यूई से बने मछली सार से भी उनका सामना हुआ। उन्होंने 5 तत्वों की आदिम क्यूई का सामना किया था: सोना, लकड़ी, पानी, आग और धरती। अगर झोंग लिन की उत्कृष्ट तकनीकें और तलवार दाव के अनंत गुप्त कौशल न होते तो वह बुरी तरह असफल हो सकता था। लेकिन इसके कारण झोंग लिन की साधना में तेजी से सुधार हुआ। उसके पंचतत्व आध्यात्मिक शरीर ने सभी प्रकार की मूल क्यूई को बिना किसी संघर्ष के ग्रहण कर लिया, और अमृत के विपरीत राक्षसी पशुओं को मारने से प्राप्त मूल क्यूई में गोलियों के विष नहीं थे,
जिससे अनियंत्रित अवशोषण संभव हो गया। झोंग लिन के लिए 5 तत्वों का गुप्त क्षेत्र पिछले जीवन के ऑनलाइन गेम में एक समतल स्वर की तरह था। 5 तत्वों का रूपांतरण मिश्रित सार कौशल। ये है। अपने शरीर में परिवर्तन महसूस करते हुए झोंग लिन की अभिव्यक्ति बदल गई और वह आकाश में ची झोंग लिन की ओर चिल्लाया, वरिष्ठ भाई, मेरी रक्षा करो। ये कहते हुए उन्होंने तुरंत एक खाली जगह ढूंढी, पालथी मारकर बैठ गए और अपनी डेंटियन को महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। झोंग लिन की अचानक हरकत से ची झोंगलिन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर गंभीर भाव से उसके बगल में लेट गया। उसने अपने दाहिने हाथ से शून्य में हाथ डाला और उसके हाथ में एक गहरी काली भारी तलवार प्रकट हुई। जैसे ही उसने सतर्कता से आसपास का निरीक्षण किया, स्विश स्विश, झोंग लिन ने कुई जलसार क्यूई को निगल लिया, जो मछली दानव को मारने के बाद रूपांतरित हो गया था, और उसे अपने स्वर्णिम मूल में समाहित कर लिया। उसने केवल आध्यात्मिक उद्गम को अपने शरीर के भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस किया, जो 1000 फुट ऊंचे पहाड़ से गिरते झरने या तेज गति से बहती विशाल नदियों की तरह प्रतिध्वनित हो रहा था, जिनकी शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। क्या अत्यधिक मात्रा में 5 तत्वों की मौलिक क्यूई को अवशोषित करने से वास्तव में 5 तत्वों के मिश्रित सार कौशल में परिवर्तन शुरू हो गया? झोंग लिन को अपने आप में ऐसे बदलावों की उम्मीद नहीं थी, लेकिन कुल मिलाकर यह एक अच्छी बात थी। पंचतत्व मिश्रित सार कौशल उनके द्वारा स्वयं निर्मित किया गया था तथा अब तक उनका अभ्यास किया गया था, और यद्यपि यह उन दिव्य श्रेणी के सर्वोच्च श्रेणी साधना तकनीकों की तुलना में स्वाभाविक रूप से निम्न था, इसका एकमात्र लाभ यह था कि यह उनके लिए सबसे उपयुक्त था। जो चीज स्वयं के लिए सर्वोत्तम है वही सर्वोत्तम है। शायद अपने पिछले जीवन में उपन्यास पढ़ने के बाद के प्रभावों के कारण झोंग लिन हमेशा अपने स्वयं के कौशल बनाने के लिए उत्सुक थे। उनका मानना था कि दूसरों के तरीकों की हमेशा सीमाएं होती हैं और आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को अपना रास्ता स्वयं बनाना चाहिए। यदि सिस्टम पैनल न होता तो ऐसा व्यवहार एक प्राथमिक विद्यालय के छात्र द्वारा परमाणु बम बनाने के प्रयास के समान होता, जो व्यर्थ मनोरंजन के अलावा किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। हालांकि सिस्टम पैनल की सहायता से, विशेष रूप से असीमित कौशल बिंदुओं के अस्तित्व के कारण, ये प्रयास अब असंभव नहीं रह गया था। इसलिए झोंग लिन ने हमेशा सीखी हुई सभी तकनीकों को पंचतत्व मिश्रित सार कौशल में समाहित करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से एक तकनीक बनाना चुनौतीपूर्ण था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आज आखिरकार एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेगा। 5 तत्वों के मौलिक क्यूई के एकीकरण ने वास्तव में 5 तत्वों के मिश्रित सार कौशल को दुनिया के साथ सामंजस्य स्थापित करने, यिन और यांग को समझने और एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करने की अनुमति दी। चिंतन करते समय झोंग लिन के चारों ओर एक क्रिस्टलीय जल पर्दा छा गया। घनीभूत जल श्रृंखलाएं हवा में चक्कर लगा रही थीं, जो जल के प्रकाश और लहरदार तरंगों के प्रतिबिंबों से भरी हुई थीं। समृद्ध जल क्यूई ने एक रहस्यमय काला रंग प्रस्तुत किया, जो दर्शाता है कि प्रवाह एक निश्चित स्तर तक पहुंच गया था। अचानक बहते पानी का पर्दा अचानक बदल गया और भीतर से एक प्रबल प्राणशक्ति फूट पड़ी। आसपास की जमीन पर तेजी से वनस्पतियां उग गईं। एक राजसी वसंत हवा का झोंका फैल गया, जिसमें रेशम के धागों की तरह पतली नीली बैंगनी वुड क्यू की लंटें झोंग लिन की ओर एकत्रित हो रही थीं। जल लकड़ी का पोषण करता है, जल के पोषण से लकड़ी फलती फूलती है, इस प्रकार जल लकड़ी को जन्म देता है। जैसे ही आभामंडल पुनः परिवर्तित हुआ, धधकती लपटें भयंकर रूप से फूट पड़ी, मानो ज्वालामुखी हिंसक रूप से फट रहा हो तथा आकाश में महान सूर्य को प्रतिबिंबित करने की होड़ कर रहा हो। लकड़ी आग पैदा करती है, लकड़ी की गर्म प्रकृति और उसके भीतर छिपी आग छेद करके जलती है, इस प्रकार लकड़ी आग को जन्म देती है। अग्नि पृथ्वी का पोषण करती है, क्योंकि तीव्र अग्नि लकड़ी को जलाकर राख में बदल देती है, जो पृथ्वी है, इस प्रकार अग्नि पृथ्वी को जन्म देती है। पृथ्वी धातु का उत्पादन करती है, धातु चट्टानों में टिकी रहती है और पहाड़ों से टिकी रहती है, जीवन का पोषण करती है, पृथ्वी को पहाड़ों में एकत्रित करती है और पहाड़ स्वाभाविक रूप से चट्टानों को उगाते हैं, इस प्रकार पृथ्वी धातु को जन्म देती है। इस समय झोंग लिन के शरीर ने 5 तत्वों के चरम परिवर्तन को प्रदर्शित किया, जिसमें 5 तत्व एक दूसरे के बीच परिवर्तित हो गए। ची झोंग लिन, जो उसके बगल में था, उसकी भी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। पंचतत्व चरम परिवर्तन, ये वास्तव में पंचतत्व चरम परिवर्तन है। कनिष्ठ भाई पंचतत्व पद को इतनी गहराई से समझ सकता है, वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है और इतना युवा भी। इस समय शी झोंग लिन को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि जैसे जीवन के ये सभी वर्ष व्यर्थ गए,
क्योंकि प्रथम श्रेणी के गोल्डन कोर्स साधक तलवार मास्टर और 5 तत्वों के चरम परिवर्तन के दौरों को देखकर उसकी नसें फट गईं। झोंगलिन बेशक ची झोंगलिन के विचारों से अनभिज्ञ था, लेकिन उसने उसके शरीर के भीतर 5 तत्वों आदि क्यूई में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित किया। इस बार 5 तत्व आदि क्यूई उनके शरीर के भीतर अलग अलग प्रवाहित हुए, जिन्हें संतुलन की आवश्यकता थी, और वे अचानक 5 दिशाओं में दौड़ पड़े। क्या ये 5 आंतरिक अंग हैं? फेफड़े धातु से, गुर्दे जल से, हृदय अग्नि से, प्लीहा पृथ्वी से और यकृत लकड़ी से संबंधित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 5 तत्वों की आदिम क्यूई को एक घर मिल गया है, जो 5 आंतरिक अंगों में तेजी से प्रवेश कर रहा है। गड़गड़ाहट। झोंगलिन का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके शरीर के भीतर स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण हो रहा हो, जैसे कि बाहरी दुनिया से प्रचंड सार क्यूई झरने की तरह उसके अंदर बह रहा हो। दर्द, तीव्र दर्द, अंतहीन दर्द ने उसे जकड़ लिया, मानो कोई लोहे का हथौड़ा उसके शरीर पर पागलपन से वार कर रहा हो, इंच इंच करके शरीर में घुस रहा हो। फिर भी उसी समय उसने महसूस किया कि उसका शरीर तेजी से मजबूत हो रहा है। 5 तत्वों की आदिम क्यूई आंतरिक अंगों को मजबूत कर रही है, जबकि स्वर्ग और पृथ्वी सार क्यूई ने उसके मांस और रक्त को परिष्कृत किया है। उसका मांस और रक्त अधिक सटीक, अधिक परिष्कृत हो गया। दर्द आया और तेजी से चला गया। बस एक पल में 5 तत्वों की आदिम क्यूई अलग अलग बिखर गई और दानतीयन के स्वर्णिम केंद्र में वापस लौट गई, मानो भौतिक शरीर को बढ़ाने के अलावा कुछ हुआ ही न हो। नहीं, परिवर्तन असफल हो गया। पंच तत्व मिश्रित सार कौशल में सफलता नहीं मिली। ऐसा क्यों? झोंगलिन का चेहरा बेहद भद्दा हो गया, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि पंचतत्व मिश्रित सार कौशल इतने महत्वपूर्ण क्षण में क्यों विफल हो गया। हालांकि भौतिक शरीर काफी मजबूत हो गया था, लेकिन वह उसकी इच्छा के अनुरूप नहीं था, या यूं कहें कि काफी नहीं था। कुछ कमी रह गई होगी, अंतिम छलांग का अवसर चूक गया होगा। वह क्या है? जैसे ही वह विचार कर रहा था, झोंगलिन ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। ची झोंगलिन ने स्वाभाविक रूप से झोंगलिन की भावनाओं में बदलाव को देखा और पूछा, जूनियर भाई क्या हुआ? झोंगलिन ने ची झोंगलिन की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति बदसूरत थी और कहा, वरिष्ठ भाई, मेरी साधना तकनीक अभी एक परिवर्तन से गुजर रही थी, लेकिन ये बीच में ही विफल हो गई और मुझे नहीं पता कि क्या कमी है। 5 तत्व गुण साधना तकनीक। हाँ, यदि आप बुरा न माने तो मुझे वह साधना तकनीक दिखाइए जिसका आप अभ्यास कर रहे हैं। झोंगलिन ने ज्यादा संकोच नहीं किया और सीधे तौर पर उस साधना तकनीक 5 तत्व मिश्रित सार कौशल के बारे में बताया जिसका उन्होंने अभ्यास किया था। यद्यपि झोंगलिन ने इसे एक खजाने के रूप में माना, सख्ती से कहा जाए तो 5 तत्व मिश्रित सार कौशल सिर्फ एक पृथ्वी स्तर की तकनीक है, जबकि स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि में आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों द्वारा अभ्यास की जाने वाली सभी साधना तकनीकें स्वर्गीय श्रेणी की शीर्ष श्रेणी की हैं। सच्चे शिष्यों का तो कहना ही क्या, इसलिए ची झोंगलिन शायद इसे उच्च दर्जा भी नहीं देते। ची झोंगलिन ने एक क्षण के लिए इसे देखा, फिर आश्चर्यचकित होकर कहा, मैं इसमें ताइक्शु अनिश्चित क्यूई की छाया देख सकता हूँ। कनिष्ठ भाई, क्या आपने ये साधना तकनीक स्वयं बनाई है? हाँ। ची झोंगलिन की आंखें झोंगलिन को गौर से देख रही थीं। वह चाह रहा था कि वह झोंगलिन की खोपड़ी खोलकर देख सके कि अंदर क्या है। दूसरे बड़े भाई, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? तेज दिमाग वाला। ची झोंगलिन ने दांत पीसते हुए ये 2 शब्द उगल दिए। ताइशु अनिश्चित क्यूई एक दिव्य श्रेणी की सर्वोच्च तकनीक है, और आप वास्तव में इसकी अवधारणाओं को निकालने और उन्हें 5 तत्व मिश्रित सार कौशल में एकीकृत करने में कामयाब रहे। ये दर्शाता है कि आप पहले से ही ताइशु अनिश्चित क्यूई को अत्यंत गहन स्तर तक समझ चुके हैं। जहां तक मुझे पता है, आप केवल 3 वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं। आपने ये कैसे हासिल किया? शायद ताइक्सु अनिश्चित क्यूई मुझे सूट करता है, इसलिए मैं इसे जल्दी समझ पाया। झोंगलिन ने सावधानी से कहा। उसे लग रहा था कि ची झोंगलिन किसी भी क्षण भड़क सकता है। ठीक है मेरे पैर, ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं देख सकता कि तुम्हारे पंचतत्व मिश्रित सार कौशल में अन्य तकनीकों की छायाएं हैं। क्या तुम एक ही भट्टी में 100 क्लासिक्स की साधना करने की योजना बना रहे हो? मार्शल आर्ट का सच्चा इरादा। क्या आप स्टोव कल्टीवेटिंग 100 क्लासिक्स बनाने की योजना बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस अपनी स्वयं की साधना तकनीक बनाने के लिए सार निकाल रहा हूं, झोंगलिन ने उत्तर दिया। ये सुनकर ची झोंगलिन के दांत खट्टे हो गए। अपनी खुद की साधना तकनीक बनाना स्टोव कल्टीवेटिंग 100 क्लासिक्स से भी ज्यादा मुश्किल था। आखिरकार जो आपको सबसे अच्छा लगे वही सबसे अच्छा है। कैसे हो?
कोई बात नहीं, भूल जाओ मैंने पूछा था। ची झोंगलिन ने हाथ हिलाया क्योंकि वह और ज्यादा नहीं मारना चाहता था। वह पंचतत्व मिश्रित सार कौशल में डूब गया और ध्यान से उसका अध्ययन करने लगा। पंचतत्व मिश्रित सार कौशल केवल एक पृथ्वी स्तर की तकनीक थी और ची झोंगलिन, एक सच्चे शिष्य जो पहले ही जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में साधना कर चुका था, को इसका अधिकांश भाग समझने में बस एक पल ही लगा। ऐसा मुख्यतः इसलिए था क्योंकि उसके सामने आने वाली सबसे खराब तकनीकें स्वर्गीय स्तर की थीं, जिससे यह ऊंचाई से स्वाभाविक रूप से अधिक प्रभावी हो जाती थी। तो यह ऐसा ही है। झोंगलिन प्रत्याशा से कांप उठा। वरिष्ठ भाई, क्या आपने कुछ नोटिस किया है? मेरे पास कुछ विचार हैं। पंचतत्व मिश्रित सार कौशल वाकई बुरा नहीं है। पंचतत्वों को बिना किसी अतिशयता के अराजकता में मिलाना इसके गहरे उद्देश्य हैं। अगर आपकी मार्शल आर्ट साधना निरंतर बढ़ती रहे तो ये पवित्र भूमि स्तर की साधना तकनीक बना सकती है। लेकिन अभी के लिए दूसरे वरिष्ठ भाई, हमें दुविधा में रखना बंद करो, झोंगलिन ने अवाक होकर कहा। देखो, तुम बेचैन हो रहे हो। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हें पता है कि स्वर्गीय चरम कौशल या स्वर्गीय स्तर की मार्शल आर्ट्स और अन्य के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या है? ची झोंगलिन ने जवाब में पूछा। झोंगलिन ने एक पल के लिए सोचा। गुप्त तकनीक? गलत। चाहे पीला स्तर हो, गहरा स्तर हो या पृथ्वी स्तर हो, इन सभी में गुप्त तकनीकें होती हैं। अंतर केवल ताकत या कमजोरी में है। स्वर्गीय चरम कौशल के साथ सबसे बड़ा अंतर मार्शल आर्ट्स ट्रू इंटेंट है। तथाकथित मार्शल आर्ट्स ट्रू इंटेंट को ब्रह्मांड के रहस्यों में निर्माता की अंतर्दृष्टि के रूप में समझा जा सकता है, जो उनके अपने ज्ञान का सारांश है। जैसे दो लोग एक ही समय में तलवार के इरादे को समझते हैं, परिणाम अंततः अलग अलग होंगे। आपका पंचतत्व मिश्रित सार कौशल कई साधना तकनीकों का सच्चा सार ग्रहण करता है, लेकिन फिर भी यह आपका अपना नहीं है। इसमें आपकी अपनी आध्यात्मिक छाप का अभाव है, जिससे ये बेजान हो जाता है, और यही कारण है कि आप अभी रूपांतरण पूरा नहीं कर सके, ची झोंगलिन ने समझाया। इस समय झोंगलिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर बिजली गिर गई हो और उसके दिमाग में बिजली की चमक कौंध गई हो। मार्शल आर्ट सच्चा इरादा, बेजान आध्यात्मिक छाप। तो ऐसा ही है, ऐसा ही है। वरिष्ठ भाई, क्या कोई समाधान है? हाँ, एक तरीका यह है कि आप अपनी साधना को निरंतर बढ़ाते रहें। जब आपकी साधना और संसार के प्रति आपकी अंतर्दृष्टि एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाएगी, तो आप स्वाभाविक रूप से अपनी स्वयं की साधना तकनीक बनाने में सक्षम हो जाएंगे। दुनिया में अधिकांश साधना पद्धतियां इसी प्रकार जन्म लेती हैं। झोंगलिन ने सिर हिलाकर अपनी समझ का संकेत दिया। यह सबसे सरल और सीधा तरीका भी था। क्या कोई और रास्ता है? ची झोंगलिन हल्के से मुस्कुराए और बोले, दूसरी विधि आत्मा जागृति है। आत्मा जागृति क्या है? झोंगलिन ने उत्साह से पूछा। तथाकथित आत्मा जागरण का अर्थ है स्वर्ग और पृथ्वी के मार्गों का अनुसरण करना और परिवर्तन को पूर्ण करने में प्रकृति की शक्ति का उपयोग करना। और जिस तकनीक का आप अभ्यास करते हैं वह पंच तत्वों से संबंधित है, इसलिए स्वाभाविक रूप से आपको सहायता के लिए पंच तत्वों की आध्यात्मिक वस्तुओं की आवश्यकता होगी, और वे साधारण पंच तत्वों की आध्यात्मिक वस्तुएं नहीं हो सकती। कनिष्ठ भाई, क्या आप पंच दिशाओं के दिव्य प्राणियों को जानते हैं? झोंगलिन की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं, लगभग उछलते हुए। वरिष्ठ भाई, आप आत्मा जागरण के लिए 5 दिशाओं वाले दिव्य जानवरों का उपयोग करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, है ना? क्या मजाक है? तुम सपना देख रहे हो? 5 दिशाओं वाले दिव्य जानवर की एक आभा ही तुम्हें कुचलकर मार सकती है। ची झोंगलिन ने आंखें घुमाईं। 5 दिशाओं वाले दिव्य पशु स्वर्ग और पृथ्वी की सच्ची आत्माएं हैं, और किसी एक को यूं ही बाहर निकाल देने से शाही साम्राज्य की शक्ति प्राप्त हो जाती है। हालांकि नीला ड्रैगन हजारों साल पहले गायब हो गया था। मैं 5 तत्वों के गुप्त क्षेत्र में 5 दिशाओं के दिव्य जानवरों के बारे में बात कर रहा हूं, जो 5 तत्वों के आदिम क्यूई और इस गुप्त क्षेत्र के अनुनाद से उत्पन्न हुए हैं। उन्हें 5 दिशाओं के दिव्य जानवरों के एक कमजोर संस्करण के रूप में समझा जा सकता है, जिनकी शक्ति इन यान क्षेत्र के शिखर पर स्थित योद्धाओं और यहां तक कि जीवन और मृत्यु क्षेत्र के योद्धाओं के बराबर है। ऐसी चीजें भी होती हैं? झोंगलिन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, 5 दिशाएं दिव्य पशु आकाश और पृथ्वी के प्रतिध्वनि से निर्मित होते हैं। इस 5 तत्व गुप्त क्षेत्र को एक छोटी दुनिया माना जा सकता है, जहां वे भी पैदा हो सकते हैं। हालांकि उनकी संख्या अत्यंत दुर्लभ है। उनका स्थान जानने के लिए किसी को ईर्ष्या रहित भूमि पर जाना होगा। झोंगलिन ने समझ में सिर हिलाया। तथाकथित गैर ईर्ष्यालु भूमि कई मार्शल कलाकारों द्वारा विकसित एक क्षेत्र है,
एक ऐसी जगह जहां 5 तत्व बिना किसी स्पष्ट 5 तत्व आदिम क्यूई के मिलते हैं, जिससे कई मार्शल कलाकार एक साथ रह सकते हैं और व्यापार के लिए भी एक जगह के रूप में काम करते हैं। चल दर दोनों ने अपनी आभा को नियंत्रित किया और गैर ईर्ष्या भूमि की ओर उड़ चले। रास्ते में वे रुकते और मुख्य रूप से विभिन्न राक्षस जानवरों के हमलों से बचने के लिए चलते थे। जल वेल, पत्थर आदमी, आग सांप, लकड़ी दानव, सुनहरा मकड़ी। पंचतत्वों के दानव जानवर अनगिनत प्रकार के थे। हालांकि उन्हें मारने से उनके भीतर मौजूद पंचतत्वों की आदिम क्यूई अवशोषित होकर स्वर्णिम कोर को बढ़ा सकती थी, लेकिन ऐसा लगातार करना काफी थका देने वाला था। वरिष्ठ भाई, क्या आपको यकीन है कि आपने गलत रास्ता नहीं अपनाया है? मैं पंचतत्व गुप्त क्षेत्र में कम से कम 800 बार आ चुका हूं, यदि 1000 बार नहीं। मैं कैसे भटक सकता हूं? खो गया। झोंग लिन ने खतरनाक तरीके से ची झोंगलिन को घूरा। बड़े भाई, मैंने यह नहीं कहा कि आप भटक गए हैं। क्या आप बस ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं? ची झोंगलिन के चेहरे पर भी थोड़ी बेचैनी दिखाई दी। उसने स्टोरेज ब्रेसलेट से जानवर की खाल का एक टुकड़ा निकाला और कहा, मैं सचमुच रास्ते पर चल रहा हूं। आसपास कोई जमीनी उथल पुथल या कोई बड़ा युद्ध हुआ होगा जिसने इलाके को बदल दिया होगा, वरना मैं गलत रास्ते पर तो बिल्कुल नहीं जाता। तो आप इसे स्वीकार कर रहे हैं? झोंग लिन का चेहरा काला पड़ गया और वह दांत पीसने लगा। ओह, विवरणों पर ध्यान मत दो। इसके अलावा तुम एक पंचतत्व आत्मा शरीर हो, तुम कहीं भी प्रशिक्षण ले सकते हो, और तुमने इन दिनों काफी लाभ प्राप्त किया है। तुम्हारा ये दुष्ट क्षेत्र लगभग पूर्णता पर है, ची झोंगलिन ने कहा। झोंगलिन ने ठंडी सांस ली। शुक्र है कि वह पंचतत्व आत्मा है, वरना उसका बड़ा भाई उसे मार डालता। अचानक वे दोनों अचानक रुक गए और सामने की ओर देखने लगे। दूर से पानी के बहने की आवाज आ रही थी, मानो कोई स्वर्गीय नदी अचानक दूर से बहती हुई शून्य में प्रकट हो गई हो। जल आधारित जीवों की एक और लहर। मुझे आश्चर्य है कि इस बार क्या आया। चलो चलें और देखें। ची झोंगलिन को विषय परिवर्तन की आवश्यकता थी, इसलिए वह एक कदम बढ़ा और सीधे उड़ गया। झोंगलिन उसके पीछे पीछे चल रहा था। दूर से आती पानी की तेज आवाज उन्हें ऐसा महसूस हुई जैसे जल ऊर्जा का एक तेज प्रवाह उनकी ओर बढ़ रहा हो, जिससे उड़ान के बीच में ही दोनों के चेहरे बदल गए। बड़े भाई, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। किस प्राणी में इतनी ज्यादा जल ऊर्जा हो सकती है? झोंगलिन ने गंभीरता से कहा। ची झोंगलिन का चेहरा खुशी से चमक उठा। वह तेजी से उनके सामने पहाड़ी पर कूद गया और एक विशाल वानर दिखाई दिया। ये वानर जल वाष्प के अनगिनत गुच्छों से घिरा हुआ था तथा उसके हाथ में एक विशाल जल छड़ी थी, जो देखने में मानव जैसी थी किंतु नहीं थी, देखने में राक्षसी जैसी थी किंतु नहीं थी, तथा उसके हाथ में जलसार क्यूई का एक शक्तिशाली उभार था। यह क्या चीज है जिसकी उपस्थिति इतनी प्रबल है और जल ऊर्जा इतनी सघन है, जबकि इसकी तुलना उन जलीय जीवों से भी की जा सकती है जिनका हमने पहले शिकार किया था? हाँ, यह एक ताइगु जलवानर है। झोंगलिन, क्या किस्मत है, सचमुच क्या किस्मत। क्या मैंने 5 दिशाओं के दिव्य जानवरों की तलाश का जिक्र नहीं किया था? ये ताइगु जलवानर वास्तव में 5 दिशाओं के दिव्य जानवरों में से एक है, ची झोंगलिन ने खुशी से कहा। झोंगलिन क्षण भर के लिए स्तब्ध और असमंजस में पड़ गया। क्या 5 दिशाओं के दिव्य पशु नीला अजगर, सफेद बाघ, सिंदूरी पक्षी, जुवानवू नहीं है? जुवानवू जलवानर कब बना? से ईर्ष्या न करें। नीला ड्रैगन, सफेद बाघ, सिंदूरी पक्षी और जुवानवू किंग्युआन दुनिया में है, लेकिन ये 5 तत्वों का गुप्त क्षेत्र है, जो अलग है। ये प्राचीन जल वानर अनगिनत गुई जलसार क्यूई से बना एक दिव्य जानवर है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की प्रतिक्रिया से पैदा हुआ है। यह आवश्यकताओं के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। यहीं रुको, मैं इसे तुम्हारे लिए पकड़ता हूँ। ची झोंगलिन ने अपने हाथों को रगड़ा, सीधे हवा में कदम रखा और शून्य में अपने दाहिने हाथ की पकड़ के साथ आध्यात्मिक उत्पत्ति द्वारा निर्मित एक विशाल हाथ इकट्ठा हुआ और प्राचीन जल वानर तक पहुंच गया। गर्जन। जल वानर ने भयंकर गर्जना की। उसका पूरा शरीर जल क्यूई से घूम रहा था। उसके चारों ओर ऊर्जा की लहरें उठ रही थीं। जैसे ही वह ची झोंगलिन की ओर बढ़ा, उसके हाथ में पकड़ी हुई विशाल जल छड़ी सीधे नीचे गिर गई। ध्वनि बूम की तीव्र ध्वनि पूरे क्षेत्र में गूंज उठी, भारी और सर्वव्यापी, अनगिनत तेज हवाओं को उत्तेजित करते हुए अप्रत्याशित रूप से ची झोंगलिन के विशाल हाथ को चीरती हुई। क्या जानवर है? ची झोंगलिन ने अपने दाहिने हाथ से शून्य को पकड़ा और उसके हाथ में एक गहरी काली भारी तलवार प्रकट हुई। जैसे ही वह अचानक आगे बढ़ा, सैकड़ों फीट दूर जमीन जोर से कांप उठी और अनगिनत घास और मिट्टी आसमान में उछलने लगी।
स्विश, एक स्पष्ट ध्वनि सुनाई दी और फिर एक तलवार की रोशनी हवा में एक घुमावदार चाप बनाती हुई एक अदम्य अद्वितीय रुख के साथ फूट पड़ी। अंतहीन ठंडी रोशनी पारे की तरह फैल रही थी, जो तीखेपन के विशाल सागर में फैल रही थी, और ठंडी रोशनी हर जगह पानी की लहरों की तरह लहरा रही थी। एक क्षण में ये सर्वव्यापी हवा को चीरता हुआ प्राचीन जल वानर को कपकपाती चीखों के बीच ढक ले गया। गर्जन, प्राचीन जल वानर ने स्वाभाविक रूप से खतरे को भांपते हुए क्रोध में आकाश की ओर दहाड़ा। उसके हाथ में जलदंड आकाश स्तंभ की तरह अचानक टूटकर नीचे गिर पड़ा, जिससे चारों ओर से जल सारक्यू खींच गया, जिससे समुद्र में उठती लहरों की तरह ठंडी लहरें उठने लगीं। भिन 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 भिन, अचानक धरती हिल गई और शून्य में एक गूंजती हुई गुनगुनाहट गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई महान सूर्य अचानक फूट पड़ा हो और उसकी लाल सुनहरी रोशनी आसमान की ओर लहरा रही हो और आसमान सुनहरे रंग में रंग गया हो। झोंग लिन का चेहरा बदल गया और वह तेजी से पीछे हट गया। वो ध्वनि की तेज ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी, जिससे मीलों दूर तक हवा भूतों के विलाप और भेड़ियों की चीखों से भर गई थी, तथा हिंसक वायु धाराओं के कारण जो कुछ भी दिखाई दे रहा था वह चूर्ण चूर्ण हो रहा था। क्या ये जीवन और मृत्यु क्षेत्र के विशेषज्ञ की शक्ति है? कितना भयानक है! ये झोंग लिन का जीवन और मृत्यु क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच लड़ाई को देखने का पहला नजदीकी अनुभव था, और हिंसक आघातों ने उसे विनाश का प्रत्यक्ष एहसास कराया। हाँ, क्या जानवर है, मुझसे एक कदम दूर रहो। ची झोंगलिन ने दिल खोलकर हंसते हुए एक और तलवार का वार किया। भिन 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 भिन, ची झोंगलिन का आध्यात्मिक उद्गम रहस्यमयी सुनहरी तलवार क्यूई के साथ फूट पड़ा, जिससे अचानक तीव्र कंपन पैदा हो गया। उसके हाथ में रहस्यमयी लोहे की भारी तलवार की एक हल्की लहर के साथ केवल अनगिनत प्रतिबिंब ही बचे थे, जिससे सही प्रक्षेप पथ को समझना असंभव हो गया था। जैसे हल्की हवा किसी के चेहरे को छूती हुई कोई निशान नहीं छोड़ती। अगले ही पल वह तलवार क्यूई प्राचीन जलवानर के सिर के पीछे से प्रकट हुई और भयंकर रूप से काटती हुई। उसकी गति इतनी तेज और कंपन इतना तीव्र था कि स्वर्ग और पृथ्वी भी उससे गूंज उठे। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की हवा में अत्यधिक उतार चढ़ाव आया। जहां तलवार क्यूई प्रतिध्वनित हुई वहां बवंडर उत्पन्न हुए, जिससे अंतहीन धूल उड़ी। झोंग लिन ने बगल में बड़ी बड़ी आंखों से देखा। उसने ची झोंगलिन की चाल को स्वर्गीय स्तर की शीर्ष श्रेणी की तलवारबाजी विंड शैडो ट्रेसलेस के रूप में पहचाना, जिसे आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों द्वारा सीखा गया था। तलवार की अत्यधिक तेज गति के कारण तलवार की चाल अनगिनत प्रतिबिंब छोड़ती है, जिससे सही प्रक्षेप पथ को समझना असंभव हो जाता है। तलवार क्यों जहां भी गुजरती है वह हवा के झोंके की तरह होती है, जो चेहरे को छूती है, कोई निशान नहीं छोड़ती, फिर भी अदृश्य शक्ति से प्रहार करती है। यह एक तेज तलवार है और अपनी ताकत और गति के आधार पर यह ध्वनि की गति से कई गुना या सैकड़ों गुना तक पहुंच सकती है। तलवार छोड़ते ही तलवार क्यों तुरंत गति करती है, भूतों और देवताओं का वध करती है, और उसकी अजेय चालें अत्यधिक गति से सब कुछ कमजोर कर देती हैं। ची झोंगलिन की तलवार की गति इतनी तेज थी कि झोंगलिन को प्राचीन जल वानर के शरीर से टकराने से पहले केवल एक छवि ही दिखाई दी। धमाका! एक चीख के साथ प्राचीन जल वानर का मांस फट गया, और इससे पहले कि आदिम क्यूई बच पाता, ची झोंगलिन ने अपने बाएं हाथ से शून्य को पकड़ लिया और भूरी जल सारक्यूई को एक प्रकाश स्क्रीन में ढक दिया और बलपूर्वक उसे एक गोले में बंद कर दिया। पकड़ना! ची झोंगलिन ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और सीधे झोंगलिन के हाथों में गोला फेंक दिया। झोंगलिन ने सहज ही उसे पकड़ लिया और तुरंत अपने हाथों में एक भारी वजन महसूस किया। वह गोला हथेली के आकार का लग रहा था, लेकिन उसका वजन पहाड़ जैसा था। ध्यान रखें कि झोंगलिन ने अपने भौतिक शरीर को अनगिनत बार मजबूत किया था, जिससे वह अत्यंत मजबूत और शक्तिशाली हो गया था, फिर भी वह उस गोले का वजन महसूस कर सकता था। मुख्य बात यह थी कि झोंगलिन ने गोले के भीतर गुई जल सारक्यूई की प्रचुर मात्रा को महसूस किया, यहां तक कि बिजली की रोशनी की झिलमिलाहट भी देखी। धन्यवाद वरिष्ठ भाई। झोंगलिन ने ध्यान से उस गोले को अपने संग्रहण कंगन में रख दिया। उसे लग रहा था कि इसे परिष्कृत करने से उसकी साधना में जरूर बहुत वृद्धि होगी, लेकिन अभी समय नहीं था। अगर वह सभी पंचतत्व मूल आत्माओं को एकत्रित कर लेता तो पंचतत्व मिश्रित सार कौशल में जरूर परिवर्तन आ जाता। 3 दिन बाद वे दोनों आखिरी पहाड़ पार कर गए और एक विशाल शहर नजर आने लगा। दूर से देखने पर यह क्षितिज के अंत में था, पृथ्वी के सार को दबाते हुए अत्यंत भव्य और शानदार। शहर की दीवारें सैकड़ों लोगों की ऊंचाई पर थीं, जो एक शहर की तुलना में एक विशाल पर्वत श्रृंखला की तरह दिख रही थीं।
दूर से देखने पर शहर में हर जगह भीड़ नजर आती थी। शहर के बाहर सभी दिशाओं में सड़कें फैली हुई थीं और यहाँ तक कि लोग आकाश में उड़ते हुए शहर में उतरते हुए दिखाई देते थे। एक नज़र में एक अंतहीन सा शहर दिखाई दिया, जो ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों, हजारों मील तक फैले महल परिसरों से भरा हुआ था, और शहर के बीच से अनगिनत नदियां बह रही थीं, जिनकी पन्ने जैसी लहरें लहरा रही थीं। ऐसा दृश्य देखकर झोंग लिन लगभग दंग रह गया। उसने कभी ऐसा भव्य शहर नहीं देखा था, हजारों मील तक फैला एक निरंतर महान शहर। जुबान गुई महाद्वीप से आते हुए, चाहे वह लोकसिंग द्वीप, न्यू मून द्वीप या स्वर्गीय सागर देश की राजधानी शहर हो, झोंग लिन ने सोचा कि वह अच्छी तरह से यात्रा कर चुका है, और उसने जो शहर देखे वे काफी बड़े थे, विशेष रूप से स्वर्गीय सागर देश की राजधानी, जो गीतों और नृत्यों से भरी हुई थी, यातायात से गुलजार थी, दुकानें और मंडप मीलों तक जीवंत वाणिज्य के साथ फैले हुए थे। लेकिन अब हजारों मील तक फैले इस शहर की तुलना में यह एक छोटे से ग्रामीण बाजार की तरह था। वास्तव में यह एक छोटा, गंदा और अव्यवस्थित ग्रामीण बाजार था, पिछड़ा और सरल। यहाँ तक कि स्वर्गीय तलवार शहर भी इस जगह की तुलना नहीं कर सकता। स्तब्ध ची झोंगलिन ने झोंगलिन की अपरिष्कृत अभिव्यक्ति को देखा। उसके चेहरे पर पुरानी यादों की मुस्कान झलक रही थी। यहाँ पहली बार आने पर मेरी प्रतिक्रिया भी कुछ खास अलग नहीं थी। अब आप समझ गए होंगे कि इस क्षेत्र को नो एनवी लैंड क्यों कहा जाता है। ये ईस्ट डेसोलेशन 10 डोमेन्स के मार्शल आर्टिस्टों का मिलन स्थल है, जो स्वाभाविक रूप से बेहद समृद्ध हैं। आइए अंदर चलें। ची झोंगलिन ने झोंगलिन को खींच लिया और वे धीरे धीरे विशाल शहर में उतर गए। आकाश में कई मार्शल कलाकार उड़ रहे थे। स्पष्ट रूप से इस महान शहर ने उड़ान पर प्रतिबंध नहीं लगाया था। दोनों शहर की एक चौड़ी सड़क पर उतरे, जहां सड़क के किनारे पैदल चलने वाले लोगों ने उनके लिए रास्ता बनाते हुए सम्मानपूर्ण भाव प्रदर्शित किया। वरिष्ठ भाई, क्या नो एनवी लैंड में साधारण मार्शल कलाकार भी होते हैं? झोंग लिन ने कुछ मार्शल कलाकारों की ओर देखा जो सिर्फ इन्हें दायरे में थे, और उत्सुकता से पूछा। वे कुछ मार्शल कलाकारों के वंशज हैं जो प्रशिक्षण के लिए यहाँ बस गए थे। कुछ की प्रतिभा कमजोर है, इसलिए प्रत्येक पीढ़ी के साथ उनकी साधना कम होती जाती है, लेकिन जब तक वे नो एनवी लैंड नहीं छोड़ते, तब तक कोई खतरा नहीं है। प्रत्येक क्षेत्र की विशेषताएं। पंचतत्वों का गुप्त क्षेत्र अकल्पनीय रूप से विशाल है, यहाँ तक कि एक पूरे क्षेत्र से भी बड़ा। यहाँ पंचतत्वों की आदिम क्यूई की प्रचुरता ने कई मार्शल कलाकारों को प्रशिक्षण के लिए आकर्षित किया है, और कुछ ने तो स्थायी रूप से बसने का विकल्प भी चुना है। हजारों वर्षों के विकास के बाद इस स्थान ने स्वाभाविक रूप से असंख्य वंशज छोड़े हैं। कुछ लोगों की प्रतिभा सीमित है और स्वाभाविक रूप से उनकी साधना कम है, हालांकि कम सापेक्ष है। आखिरकार ये पंचतत्वों का गुप्त क्षेत्र है, जहां पंचतत्वों की आदिम क्यूई समुद्र जितनी विशाल है। यहाँ जोर से धकेला गया एक सुअर भी जन्मोत्तर पूर्णता प्राप्त कर सकता है, जिसकी तुलना जुबान गुई महाद्वीप या लोकसिंग द्वीप समूह से नहीं की जा सकती। क्लैक 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 क्लैक। सड़क के दूसरे छोर से कदमों की लयबद्ध ध्वनि गूंज रही थी, जब 100 सैनिकों की एक टुकड़ी एक साथ मार्च कर रही थी। हर एक ने मिट्टी के पीले कवच पहने थे और लंबे भाले लिए हुए थे, जो अपार शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। गौर से देखने पर पता चलता था कि ये सभी पारलौकिक क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट थे। सौभाग्य से झोंग लिन इस दृश्य से विचलित नहीं हुआ, क्योंकि वह स्वर्गीय तलवार शहर के परीक्षणों से गुजर चुका था। हालांकि मार्शल आर्ट की साधना एक पिरामिड जैसी होती है, जहां ऊपर चढ़ने पर कम लोग होते हैं, फिर भी यह भौगोलिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। लोकसिंग द्वीप समूह में दुर्लभ विशेषज्ञों को यहाँ सबसे निचले स्तर का माना जा सकता है। वे दोनों बुयान की चौड़ी सड़कों पर आराम से टहल रहे थे। झोंग लिन की नजरें स्थानीय रीति रिवाजों और संस्कृति को देख रही थीं। कुल मिलाकर यह अव्यवस्थित है, जो उसके पिछले जीवन के हलचल भरे अंतर्राष्ट्रीय महानगर की याद दिलाता है, जिसमें विभिन्न जातियों, रीति रिवाजों और पहनावे का मिश्रण है, जो एक विशिष्ट अव्यवस्थित अव्यवस्था को दर्शाता है। पंचतत्व गुप्त क्षेत्र पूर्वी वीरान क्षेत्र में स्थित एक खुला गुप्त क्षेत्र है। इसलिए ये पूर्वी वीरान 10 क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों से मार्शल कलाकारों को एकत्रित करता है। पूर्वी वीरानी के 10 क्षेत्र तलवार, ब्लेड, युद्ध, अग्नि, कुल, शीत, वज्र, पुष्प, दैत्य, बुद्ध, प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। जब ये लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तो वहां अव्यवस्था का माहौल छा जाता है। कनिष्ठ भाई, वहां उन गंजे सिरों को देख रहे हो, वे बुद्ध क्षेत्र से हैं। उनसे दूर रहो, उनकी मार्शल आर्ट बहुत ही अजीब और अच्छी नहीं है। ची झोंगलिन ने अपनी आवाज प्रसारित की। झोंग लिन ने उसकी निगाह का अनुसरण किया और देखा कि पीले भिक्षुओं के वस्त्र और गंजे सिर वाले कुछ मार्शल कलाकार सड़क पर चल रहे थे।
उनमें से एक भिक्षुक के शरीर से स्वर्णिम प्रकाश निकलता था। उसका शरीर मजबूत था और त्वचा ऐसी चमकती थी मानो वह सोने की बनी हो। एक अन्य भिक्षु का चेहरा मुरझाया हुआ था, जो सूखे पेड़ जैसा था, फिर भी उसके पूरे शरीर से एक शांत और सामंजस्यपूर्ण आभा निकल रही थी, जो काफी भयावह थी। भिक्षुओं के इस समूह को देखकर झोंग लिन को बाहरी संप्रदाय प्रतियोगिता के दौरान वुहोन द्वारा प्रदर्शित बुद्ध क्षेत्र की मार्शल आर्ट की याद आ गई। एक मुक्का लगते ही मानो समय और स्थान अचानक ठहर गए। रंग, प्रकाश, सुगंध और ध्वनियां अपनी जीवंतता खो बैठी। अचेतन, आंख और कान विहीन हो गईं, मानो विचारों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो। यदि वुहोन की अपर्याप्त साधना उसे एक मुक्का मारकर मुक्त होने की अनुमति नहीं देती, तो वह सचमुच उसके द्वारा उलझ गया होता। वे लोग तलवार क्षेत्र से होने चाहिए, है ना? तलवार क्षेत्र हमारे तलवार क्षेत्र से काफी मिलता जुलता है, लेकिन एक मुख्य रूप से तलवारों की खेती करता है जबकि दूसरा ब्लेड की खेती करता है। मैं बाद में आपको तलवार क्षेत्र के कुछ दोस्तों से मिलवाऊंगा। झोंग लिन ने दूर से काले वस्त्र पहने कुछ हटे कट्टे आदमियों को भी देखा, जिनकी पीठ पर लंबी तलवारें थीं। उनके हर ब्लेड की अलग अलग शैलियां थीं। एक राक्षस के सिर वाली तलवार, एक अर्धचंद्राकार घुमावदार तलवार और एक घोड़ा काटने वाली तलवार जो इंसान से भी ऊंची थी। हालांकि बिना किसी अपवाद के उनसे निकलने वाली तलवार की नीयत ने लोगों को सहज ही दूरी बनाए रखने पर मजबूर कर दिया, जिससे वे उनके पास नहीं आ पाए। इस समूह से कुछ ही दूरी पर कुछ लोग बिल्लियों के साथ खेल रहे थे और कुत्तों को टहला रहे थे, हालांकि उनकी बिल्लियां बाघों जैसी और कुत्ते शेर जैसे लग रहे थे। वरिष्ठ भाई, वे लोग जानवर क्षेत्र से हैं, है ना? वास्तव में इस क्षेत्र के लोगों में आत्म साधना की प्रबल क्षमता नहीं होती, लेकिन वे राक्षस जानवरों को नियंत्रित करने में माहिर होते हैं। उनके पास ऐसी गुप्त तकनीकें भी होती हैं जिनसे वे अस्थायी रूप से मनुष्यों और राक्षस जानवरों को एक कर सकते हैं और उनकी शक्ति को उन्मुक्त कर सकते हैं, जो दोनों की शक्तियों से कहीं अधिक है। दोनों रास्ते पर चल पड़े। ची झोंगलिन ने जिज्ञासु झोंगलिन के लिए मार्गदर्शक का काम किया, जिससे उसे पूर्वी वीरान 10 क्षेत्रों की सबसे प्रत्यक्ष समझ मिली। तलवार क्षेत्र और ब्लेड क्षेत्र का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। युद्ध क्षेत्र के लोग आमतौर पर लंबे और मांसल होते हैं और मुख्य रूप से शारीरिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 10 क्षेत्रों में उनकी काया सबसे मजबूत होती है। पर्यावरणीय कारणों से अग्नि, शीत और वज्र क्षेत्र इन 3 विशेषताओं पर केंद्रित होते हैं और उनकी साधना तकनीकें और युद्ध कौशल एक जैसे होते हैं। अग्नि क्षेत्र के लोगों के अलावा पंचतत्व गुप्त क्षेत्र में शीत और वज्र क्षेत्र के लोगों से मुठभेड़ दुर्लभ है। फ्लावर डोमेन, जिसे बायुआ डोमेन भी कहा जाता है, एक ऐसा स्थान है जहां साल भर बसंत ऋतु रहती है और फूल खूब खिलते हैं। वहां के मार्शल आर्टिस्ट युद्ध के शौकीन नहीं होते, लेकिन उनकी साधना तकनीकों की उपचार क्षमताएं अद्भुत रूप से प्रभावी होती हैं। वे सबसे लोकप्रिय लोग भी हैं और फ्लावर डोमेन सुंदरियों को जन्म देने के लिए जाना जाता है, जहां मार्शल आर्टिस्ट प्रबल क्यूई रक्त उत्सर्जित करते हैं। इसलिए जानवर डोमेन राक्षस जानवरों से छेड़छाड़ करने और गो कीड़ों को संभालने में उत्कृष्ट है, जबकि बुद्ध डोमेन बौद्ध धर्म में विशेषज्ञता रखता है। प्रत्येक की अपनी विशेषताएं हैं। अंतिम है फैंग डोमेन, जिसे पहले कबीला डोमेन कहा जाता था। संप्रदायों और पवित्र भूमि द्वारा शासित अन्य डोमेनों के विपरीत, ये डोमेन कुलों और कुलीन परिवारों द्वारा विभाजित है, जो 9वीं श्रेणी की झोंगझेन प्रणाली का पालन करते हैं। उच्च श्रेणी में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, निम्न श्रेणी में कोई कुलीन नहीं है। फैंग डोमेन में सबसे बड़ा परिवार फैंग परिवार है, जो 9वीं श्रेणी के झोंगझेन सिस्टम से आगे निकलने वाला एकमात्र सुपर परिवार है। यही कारण है कि डोमेन का नाम बदलकर क्लान डोमेन से फैंग डोमेन कर दिया गया। प्रत्येक डोमेन की विशेषताओं को समझने के बाद झोंग लिन आश्चर्यचकित हो गया और प्रत्येक डोमेन के बारे में जिज्ञासा से भर गया। जैसे ही वे चल रहे थे, ची झोंगलिन के कदम अचानक रुक गए। उसकी नजरें सामने किसी चीज पर टिक गईं। झोंगलिन भी रुक गया और ची झोंगलिन की निगाहों का पीछा किया तो उसने देखा कि आगे कोने पर हरे रंग की पोशाक में एक महिला खड़ी है। वह स्त्री धुंध और पानी की तरह मनोहर थी, मानो लहरों की परी हो या नदी की कोई जलात्मा। उसका रूप अलौकिक था, मानो निर्मल जल में कमल हो, खासकर उसके माथे पर एक हल्का सा फूल का निशान, जो उसके रहस्य को और बढ़ा रहा था। झोंग लिन ने दूर से उस महिला की ओर देखा, फिर अपने दूसरे वरिष्ठ भाई की अभिव्यक्ति की ओर। एक भौं उठाए, उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक जानकार मुस्कान दिखाई दी। वरिष्ठ भाई, वह युवती कौन है? ये पुष्प क्षेत्र से मिस लू लुओ है, वह जिसे तुम प्रिय मानते हो। ममम। ची झोंगलिन ने सहजता से सिर हिलाया, फिर उसके हाव भाव अचानक बदल गए। उसने जल्दी से सिर हिलाया और पलटकर कहा, क्या बकवास कर रहे हो?
मिस लू लू ने मुझे सिर्फ एक बार बचाया था, उसकी इज्जत मत खराब करो। ची झोंगलिन के शब्द धार्मिक और कठोर थे, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे उसकी आंखें टालमटोल से भरी हुई दिखाई देंगी और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो जाएगा, जो स्पष्ट रूप से उसकी सच्ची भावनाओं के विपरीत बोल रहा था। ओह, जीवन रक्षक कृपा, एक सुंदरी ने एक नायक को बचाया, ये तो और भी दिलचस्प है। झोंगलिन शरारत से हंसा। तुम बकवास मत करो। ची झोंगलिन लगभग उछलकर झोंगलिन का मुंह ढकने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसे डर था कि कहीं वह कुछ ऐसा न बोल दे जो सबको सुनाई दे जाए। मैंने कुछ नहीं कहा। तुम इतनी बेचैन क्यों हो? क्या सचमुच कोई अनकहा राज हो सकता है? झोंगलिन ने आधी मुस्कान के साथ चिढ़ाते हुए कहा। जब वे बातें कर रहे थे तभी दूर से मिस लू लुओ ने ची झोंगलिन को भी देखा। उसकी आंखें हल्की सी चमक उठी और वह पास चली आई। छोटा भाई ची। उसकी आवाज वसंत की हवा की तरह थी, गर्म और कोमल, जिससे कोई भी उसके पास जाने के लिए मजबूर हो जाता था। ची झोंगलिन थोड़ा कांप उठा। उसने अपने बगल में खड़े झोंगलिन को नजरअंदाज कर दिया और मुस्कुराया। मिस लुलुओ, आपसे दोबारा मिलना कितना संयोग है। संयोग? मैं 100 साल से फूल मंडप में हूं और आपने कभी मुझसे मिलने के बारे में नहीं सोचा। लू ने थोड़ा मुंह बनाया, असंतुष्ट भाव दिखाया। लेकिन अगर कोई गौर से देखे तो उसकी आंखों में भाईचारे का स्नेह भरा हुआ दिखाई देगा, जैसे कोई बड़ी बहन अपने छोटे भाई पर लाड़ प्यार लुटा रही हो। लुओ संतेस, ये है? लुओ ने झोंगलिन की ओर देखते हुए उत्सुकता से पूछा। यह मेरा छोटा भाई झोंगलिन है। झोंगलिन, मैं बहुआ पवित्र भूमि से वरिष्ठ बहन लुओ हूँ। वरिष्ठ बहन लुओ 5 तत्वों के गुप्त क्षेत्र में फूलों के मंडप के सभी मामलों की प्रभारी है और आपको 5 दिशाओं के दिव्य जानवरों की आत्मा को खोजने के लिए उनकी मदद की आवश्यकता होगी। झोंगलिन की आंखें चमक उठी और वह आगे बढ़ा, अपने हाथों को कप में भरते हुए बोला। झोंगलिन, सीनियर सिस्टर लुओ को नमस्कार। मैंने अक्सर दूसरे सीनियर भाई को आपका वर्णन करते सुना है कि आप में ऐसी शालीनता है जो मछलियों को डुबो देती है और जंगली कलहसों को गिरा देती है, ऐसी सुंदरता जो चांद और फूलों को भी शर्मिंदा कर देती है। आपको व्यक्तिगत रूप से देखना वास्तव में आपकी प्रसिद्ध प्रतिष्ठा से बढ़कर है। पफट। लुओ अपने मुंह को ढकने और हल्के से हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। उसकी आंखें अर्धचंद्र की तरह सिकुड़ गईं, काफी आकर्षक। उसने ची झोंगलिन की ओर सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए बोली, छोटे भाई ची, तुम्हारा छोटा भाई सचमुच बात करना जानता है। मुझे कभी नहीं पता था कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मछलियों को डुबो देती हूँ और जंगली हंसों को गिरा देती हूँ, चांद और फूलों को शर्मसार कर देती हूँ। हमेशा लापरवाह व्यवहार वाले ची झोंगलिन के सिर के ऊपर लुलू की चंचल निगाहों से अचानक सफेद धुएं के गुबार उठने लगे, मानो पूरा व्यक्ति जलने वाला हो। उसने हाथ बढ़ाकर झोंगलिन का मुंह बंद कर दिया। लुओ, वह बकवास कर रहा है। बकवास कर रहे हो तो तुम कह रहे हो कि मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ची झोंगलिन के माथे पर लगभग पसीना आते देख लुओ फिर से हंस पड़ी। उसका पूरा शरीर खुशी से कांप रहा था। ठीक है, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो, मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा हूं। लुओ ने ची झोंगलिन को चंचलता से घूरते हुए हंसते हुए कहा, क्या आप 5 दिशाओं वाले दिव्य जानवरों की आत्मा की तलाश कर रहे हैं? झोंगलिन ने ची झोंगलिन का हाथ झटकते हुए कहा, मुझे मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए 5 दिशाओं के दिव्य जानवरों की आत्मा की आवश्यकता है और मुझे आश्चर्य है कि क्या वरिष्ठ बहन मेरा मार्गदर्शन कर सकती हैं। 5 दिशाओं के दिव्य पशु 5 तत्वों की आदिम क्यूई और इस गुप्त क्षेत्र के बीच की अंतःक्रिया से उत्पन्न राक्षस पशु हैं। इन्हें 5 दिशाओं के दिव्य पशुओं का कमजोर संस्करण माना जा सकता है, जिनकी शक्ति इन यान क्षेत्र, यहां तक कि जीवन और मृत्यु क्षेत्र के चरम पर स्थित मार्शल कलाकारों के बराबर है। उनकी आंतरिक पंचतत्व आत्मा पंचतत्वों का सर्वोच्च खजाना है। पंचतत्व आत्मा का उपयोग करके किया जाने वाला मार्शल आर्ट असाधारण होना चाहिए। कनिष्ठ भाई झोंग, आपके पास काफी अवसर है। हमारे पुष्प मंडप में लकड़ी और अग्नि तत्व आत्माएं हैं, लेकिन वे मूल्यवान हैं। लुओ ने कहा। झोंगलिन इस खबर से बहुत खुश हुआ और तुरंत बोला, सचमुच? मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। ये बात करने की जगह नहीं है। आप दोनों यात्रा से थके हुए लग रहे हैं, मुझे लगता है आप अभी अभी बुक्सियन पहुंचे हैं। थोड़ी देर आराम क्यों नहीं करते? मुझे कुछ काम निपटाने हैं, हम बाद में बात कर सकते हैं। लू ने सुझाव दिया। कोई बात नहीं सीनियर सिस्टर, आपको इसे मेरे लिए बचाकर रखना चाहिए, यह मेरे लिए बहुत उपयोगी है। निश्चिंत रहो, मैं इसे तुम्हारे लिए आरक्षित रखूंगा। लुओ धीरे से मुस्कुराया, फिर चला गया।
घूरना बंद करो, वो तो बहुत दूर जा चुकी है। अपना मुंह पोंछो, ये बहुत घिनौना है। झोंग लिन ने अपने दूसरे बड़े भाई को चिढ़ाया, जो अभी भी शून्य भाव से देख रहा था। ची झोंगलिन ने सहजता से अपनी आस्तीन से अपना मुंह पोंछा और जब देखा कि वह साफ है तो उसने झोंगलिन को गुस्से से घूरा। वरिष्ठ भाई, ये तो बहुत प्रभावशाली है। ये वरिष्ठ बहन लू लू वाकई कमाल की है, बिल्कुल बड़ी बहन जैसी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपने से बड़ी किसी को पसंद करेंगे। बुरा नहीं, बुरा नहीं। झोंगलिन हंसा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं? ची झोंगलिन ने अपना मुंह खोला, फिर उदास होकर कहा, वरिष्ठ बहन लू लू मुझे केवल एक भाई के रूप में देखती हैं, वह मेरी भावनाओं को नहीं जानती हैं। अगर तुम अलाव के पास जाओगी तो क्या तुम्हें उसकी गर्मी महसूस नहीं होगी? तुम्हारे व्यवहार से तो एक अंधा भी उसे देख सकता है। सीनियर सिस्टर लू लुओ को इसका एहसास कैसे नहीं हुआ? झोंगलिन ने होंठ भींचते हुए कहा। यह सुनकर ची झोंगलिन और भी अधिक उदास हो गया, उसकी अभिव्यक्ति और भी अधिक गंभीर हो गई। तो जरूर कुछ ऐसा होगा जो तुम्हें नहीं पता, जैसे उसके मालिक के आदेश या शायद तुम्हारी साधना का स्तर। झोंगलिन ने सुझाव दिया। लू लुओ निर्वाण क्षेत्र में स्थित बहुआ पवित्र क्षेत्र की संत है, जो ची झोंगलिन से भी ऊंचा एक प्रमुख क्षेत्र है। ये सुनकर ची झोंगलिन की आंखें आशा से चमक उठी और झोंगलिन की ओर उत्सुकता से देखते हुए बोली, आप सही कह रहे हैं कनिष्ठ भाई, मेरी साधना का स्तर बहुत कम होना चाहिए। यही कारण होगा, वरना वरिष्ठ बहन लू लुओ मेरी भावनाओं को स्वीकार क्यों नहीं करती? ये तो केवल एक संभावना है, लेकिन चाहे जो भी हो, उच्च साधना से कई समस्याएं हल हो सकती हैं। कम से कम आप वरिष्ठ बहन लूलू से सीधे प्रश्न कर सकती हैं। ठीक है, जूनियर भाई, आप मुझे अच्छी तरह समझते हैं। नहीं, मैं अभी प्रशिक्षण के लिए थंडरस्टॉर्म हेवन जा रहा हूं। ची झोंगलिन इतना ऊर्जावान हो गया मानो उसे एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लगा दिया गया हो, वह आगे बढ़ने के लिए उत्सुक था। रुको बड़े भाई, कोई जल्दी नहीं है। पहले मेरा मामला निपटा लो। झोंगलिन ने जल्दी से ची झोंगलिन की आस्तीन पकड़ ली और उसे रुकने के लिए राजी किया। दोनों को रहने के लिए एक सराय मिली। हालांकि उसे सराय कहा जाता था, लेकिन असल में वह अलग अलग आंगनों से बनी थी, इतनी जगह कि एकांत में मार्शल आर्ट का अभ्यास किया जा सके और यहां तक कि कीमियागिरी की भी सुविधाएं थीं। कुछ देर आराम करने के बाद वे सीधे फूल मंडप में चले गए। श्वेत पुष्प मंडप इस गुप्त क्षेत्र में बहुआ पवित्र भूमि द्वारा स्थापित एक संघ था, जिसका उद्देश्य पंचतत्व गुप्त क्षेत्र से स्वर्गीय पदार्थ, सांसारिक खजाने और साधना संसाधन एकत्रित करना था। स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि में भी एक ऐसा ही संगठन था, जिसका प्रबंधन द्वितीय संत द्वारा किया जाता था, लेकिन चूंकि द्वितीय संत के अपने सबसे बड़े भाई के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, इसलिए वे उसे परेशान नहीं करते थे। मूलतः पंचतत्व गुप्त क्षेत्र में शीर्ष संघों की स्थापना प्रमुख पवित्र भूमियों द्वारा की गई थी, क्योंकि केवल उनके पास ही ऐसा करने की शक्ति थी। फूलों का मंडप बक्सियान के सुदूर पूर्व में स्थित है। ये 100 गज ऊंची एक विशाल इमारत है, जो पूरी तरह से एक प्राचीन वृक्ष से बनी है, जिसकी आयु अज्ञात है। ये वृक्ष जीवन ऊर्जा का एक प्रबल एहसास देता है। इस प्राचीन वृक्ष के कारण यहाँ का वातावरण हरा भरा है, खिलते फूलों और फलते फूलते पौधों से भरा हुआ है। जैसे ही दोनों उड़कर ऊपर पहुंचे, 2 महिला मार्शल कलाकारों ने उनका स्वागत किया। इन दोनों महिला मार्शल कलाकारों ने छाती पर एक अज्ञात फूल पैटर्न के साथ बैंगनी फूलों की लंबी पोशाक पहनी थी, जो बादलों या ब्रोकेड की तरह दिख रही थी। वे दोनों ट्रांसेंडेंट दायरे की आकृतियां थीं, जो एक श्रेष्ठ आभा बिखेर रही थीं। 2 वरिष्ठ जनों, कृपया रुकें। हमारे फूल मंडप के बाजार में प्रवेश करने के लिए प्रवेश शुल्क के रूप में एक निश्चित मात्रा में स्पिरिट स्टोन का भुगतान करना होगा, किसी को भी छूट नहीं है। महिलाओं में से एक ने झोंगलिन और ची झोंगलिन को संबोधित किया। उसका स्वर सम्मानजनक था, क्योंकि उसने महसूस किया कि उनकी शक्ति उनसे कहीं अधिक है। मैं कोई भी आत्मिक पत्थर नहीं लाया, यह अमृत कैसा रहेगा? हाथ हिलाने से बैंगनी रंग का अमृत स्त्री के हाथ में गिर गया। उसने इसे ध्यानपूर्वक जांचा और तुरंत पहचान लिया कि यह 6ठी कक्षा का अमृत पर्पल मेंशन पिल है, और फिर सावधानीपूर्वक इसे एक स्थानिक बैग में रख दिया और एक तरफ हट गई। कृपया वरिष्ठों। दोनों ने सिर हिलाया और फूल मंडप में प्रवेश कर गए। जैसे ही वे अंदर गए, जीवन ऊर्जा का एक ऐसा उफान उन पर छा गया। बस एक सांस लेते ही उन्हें ताजगी का एहसास हुआ। झोंगलिन का पंच तत्व मिश्रित सार कौशल सहज रूप से काम करने लगा और यीमू आत्मा तत्व में परिवर्तित हो गया, जो तेजी से निगल और सांस छोड़ रहा था।
ची झोंगलिन ने एक प्रसारण के माध्यम से बताया, ये एक स्वर्गीय लकड़ी दिव्य आत्मा क्यूई है, जिसे दुनिया में सभी लकड़ी आत्माओं के नेता बहुआ पवित्र भूमि द्वारा विकसित किया गया है। झोंगलिन ने सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि इस ऊर्जा में लकड़ी का गुण सार क्यूई अविश्वसनीय रूप से शुद्ध था और इसका एक मजबूत उपचार प्रभाव था। सार उपचार अमृत। ची झोंगलिन स्पष्ट रूप से फ्लावर्स पवेलियन के नियमित आगंतुक थे, उन्हें किसी गाइड की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे सीधे इमारत की ऊपरी मंजिलों पर चले जाते थे। जूनियर ची झोंगलिन, तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें ढूंढने के लिए किसी को भेजने ही वाला था। लू लुओ ने झोंगलिन और जूनियर को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हम अपनी बड़ी बहन को कैसे परेशान कर सकते हैं? हम आपकी मदद मांगने आए थे और आगे की जिम्मेदारी थोपना वाकई बेतुका होगा। झोंगलिन हंसते हुए बोला। जूनियर ची, आपके छोटे भाई के पास सचमुच शब्दों का कमाल है। लू लुओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी जबान बहुत तेज है लू लू, उसे बेवकूफ मत बनने देना। ची झोंगलिन ने तुरंत अपना राज खोल दिया। बड़े भाई, आप गलत हैं, आप मुझे दूसरों के सामने कैसे कमजोर कर सकते हैं? खैर, बड़ी बहन लू लू वैसे भी कोई बाहरी नहीं है। बाहरी व्यक्ति नहीं। शब्द सुनकर ची झोंगलिन थोड़ा शर्मा गया और लू लू की ओर एक नजर डाली, लेकिन जब उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही तो वह निराश हो गया। बातचीत करते हुए तीनों अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। झोंगलिन ने अपने आसपास का नजारा देखा। आखिरकार उसकी नजर पास ही में एक बड़ी गोली भट्टी पर पड़ी और फिर उसने कुछ और नजरें घुमाईं। वरिष्ठ बहन, क्या आपने 5 दिशाओं वाली दिव्य पशु आत्मा के बारे में जो बताया वह सच है? लू लुओ थोड़ा मुस्कुराए और उसकी बाईं आस्तीन के एक झटके से मेज पर 3 बड़े क्रिस्टल बॉल प्रकट हुए, एक नीला, एक लाल, एक पीला, और उनसे एक विशाल आभा निकल रही थी। 3। झोंगलिन का चेहरा खुशी से चमक उठा, उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। मूल रूप से वहां केवल लकड़ी की अग्नि आत्मा थी, लेकिन मुझे अभी याद आया कि कुछ दिन पहले बीस्ट गार्डन के लोगों ने एक पत्थर के दानव बिच्छू को पकड़ लिया था, और आपकी तात्कालिकता को देखते हुए मैंने किसी को उसे लाने को कहा। दुर्भाग्य से वहां कोई गेंद धातु या गुई जलात्मा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ बहन लू लुओ, आप सचमुच मेरी रक्षक हैं। अभी मुझे धन्यवाद मत दो। हालांकि ये बाहरी दुनिया से आए असली 5 दिशाओं के दिव्य पशु आत्माएं नहीं हैं, फिर भी ये 5 तत्वों का अमूल्य खजाना है। अगर तुम संतोषजनक कीमत नहीं दे सकते तो तुम इन्हें ले भी नहीं पाओगे। लू लू ने मुस्कुराते हुए कहा। 5 दिशाओं के दिव्य पशु आत्माएं सामान्य 5 तत्वों की आदिम क्यूई से भिन्न है। ये अमूल्य है, 5 तत्वों के गुणों की तकनीकों या मार्शल आर्ट के अभ्यास के लिए एक सर्वोच्च निधि है। कई लोग इनके माध्यम से 5 तत्वों के क्षेत्र को समझना चाहते हैं, और 5 तत्वों के गुप्त क्षेत्र में भी इनकी अत्यधिक मांग है। क्या मैं बड़ी बहन को एक कीमत के लिए परेशान कर सकता हूं? यह मेरे लिए बहुत जरूरी है। झोंगलिन ने गंभीरता से कहा। आखिरकार यह उसके भविष्य के साधना पथ से संबंधित था, और झोंगलिन इसे छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता था। वर्षों पहले फ्लावर्स पवेलियन ने एक गुई वाटर स्पिरिट की नीलामी की थी, जो 30 मिलियन स्पिरिट स्टोन में बिकी थी। यह इतना महंगा क्यों है? ची झोंगलिन, जो अब तक कुछ नहीं बोले थे, शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सके। आपने क्या उम्मीद की थी? मिट्टी, लकड़ी और आग एक दूसरे का सहारा हैं। अगर आप इन तीनों को बिक्री के लिए रखेंगे तो कीमत और भी बढ़ जाएगी। झोंगलिन पसीने से तरबतर हो गया। इन 3-5 दिशाओं वाले दिव्य जानवरों की आत्माओं को पाने के लिए उसे कम से कम 1 अरब आत्मा पत्थरों की जरूरत थी। ये कीमत किसी खजाने से भी ज्यादा थी। ची झोंगलिन को पता था कि ये झोंगलिन के लिए कितने मूल्यवान थे, और उन्होंने गंभीरता से कहा, मैं तुरंत मास्टर से संपर्क करूंगा। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। झोंगलिन बोला। वरिष्ठ बहन लू लुओ, क्या आप 3 सार उपचार गोली को परिष्कृत कर रही हैं? 3 सार हीलिंग गोली एक 8वीं श्रेणी का अमृत है, हालांकि इसकी जटिलता 9वीं श्रेणी से किसी भी तरह कम नहीं है। यह एक ऐसी औषधि है जो सभी चोटों को ठीक कर सकती है और चरम साधना को पुनः स्थापित कर सकती है, चाहे वह मृत्यु के निकट गंभीर चोटें हो या क्षतिग्रस्त साधना। केवल एक 3 सार हीलिंग अमृत ही सब कुछ सामान्य कर सकता है। ये वास्तव में एक सर्वोच्च उपचार उत्पाद है। लू लुओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, खतरे के संकेत के साथ झोंगलिन को देखा। उसकी आवाज ठंडी थी। जूनियर झोंग, आप अच्छी तरह से सूचित हैं, यहाँ तक कि 3 सार उपचार अमृत की विधि के बारे में भी जानते हैं। संयोग से मैंने 3 सार चिकित्सा अमृत का एक बैच परिष्कृत किया। झोंगलिन ने मुस्कुराते हुए कहा।
ये झूठ था, लेकिन झोंग लिन ने वास्तव में स्क्रिप्चर मंडप में 3 सार उपचार अमृत नुस्खा देखा था और इसे सिस्टम पैनल में दर्ज किया था। एक बार जब ये सिस्टम पैनल में प्रविष्ट हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से इसमें सुधार होता है। लू लुओ अब आश्चर्यचकित था और अविश्वास से झोंग लिन को देख रहा था। क्या आप 8वीं कक्षा के कीमियागर हैं? क्या ऐसा नहीं लगता? लू लुओ ने फिर अपनी नजर ची झोंगलिन की ओर घुमाई, जो भी उलझन में था। छोटे भाई, क्या आप 7वीं कक्षा के कीमियागर नहीं थे? आप 8वीं कक्षा में कब पहुंचे? मास्टर द्वारा इस कनिष्ठ भाई को अपने साथ ले जाने के बाद ची झोंगलिन जूइंग एसोसिएशन में पूछताछ करने गए, क्योंकि उन्हें स्वाभाविक रूप से पता था कि उनका कनिष्ठ 7वीं कक्षा का कीमियागर है। उस समय ये सुनकर वह काफी देर तक स्तब्ध रह गए, क्योंकि 7वीं कक्षा के कीमियागर का दर्जा किसी सच्चे शिष्य से कम नहीं होता। 8वीं कक्षा के कीमियागर की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये तो बस 8वीं कक्षा की बात है, क्या ये हाथ होने जितना आसान नहीं है? झोंग लिन ने लापरवाही का नाटक किया। उसके बगल में लू लुओ की आंखें चमक उठीं। हालांकि वह झोंग लिन को नहीं जानती थी, लेकिन ची झोंगलिन को अच्छी तरह जानती थी, और अगर उसने कहा कि झोंगलिन 7वीं कक्षा का कीमियागर है तो यह सच के करीब ही होगा। जूनियर झोंग, क्या तुम सच में 8वीं कक्षा के कीमियागर हो? क्या तुम 3 सार उपचार अमृत को परिष्कृत कर सकते हो? लू लुओ ने तनावपूर्ण स्वर में पूछा। मैं कर सकता हूँ। स्वूश। लू लुओ अचानक खड़ी हो गई, उसकी निगाहें जल रही थीं। जूनियर झोंग, यदि आप मुझे 3 सार उपचार अमृत को परिष्कृत करने में मदद कर सकते हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित कर सकती हूँ कि आपको तीनों दिव्य जानवरों की आत्माएं प्राप्त हों। वास्तव में एक सज्जन का वचन ही उसका बंधन है। ठीक है, कृपया कुछ देर इंतजार करें। लू लुओ जल्दी से उठा और दरवाजे की ओर चला गया। कुछ ही देर में एक सुंदर दिखने वाली महिला के साथ वापस लौटा। पहली नजर में झोंग लिन ने उसे एक साथी कीमियागर के रूप में पहचान लिया। एक कीमियागर का आभामंडल आम लोगों से काफी अलग होता है। एक आम इंसान उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन एक साथी उसे तुरंत पहचान सकता था। मैं जूनियर सिस्टर म्यू जियांग हूँ, 8वीं कक्षा की कीमियागर, लू लुओ ने परिचय कराया। म्यू जियांग ने प्रवेश किया और झोंग लिन पर अपनी नजरें गड़ाते हुए पूछा, क्या आप 3 सार उपचार अमृत को परिष्कृत कर सकते हैं? मैं कर सकता हूँ। झोंग लिन ने सिर हिलाया। क्या आपके पास सबूत है? 3 एसेंस हीलिंग एलिक्सिर को परिष्कृत करने के लिए जरूरी सामग्री बेहद दुर्लभ है और पूरा सेट पाना ही काफी मुश्किल है। मुझे ये सुनिश्चित करना है कि सब कुछ बिल्कुल पक्का हो। गोली भट्टी में 3 सार उपचार अमृत के लिए सहायक सामग्री, आपने उन्हें परिष्कृत किया है ना? क्लाउड मिस्ट पाउडर और शुद्ध शून्य पेस्ट रंग में सुस्त है, थोड़ी कड़वी गंध के साथ। आपकी शोधन तकनीक में थोड़ी त्रुटियां थीं, लौ नियंत्रण में महारत हासिल करने में थोड़ी कमी थी, जिसके परिणामस्वरूप एक प्रयोग करने योग्य लेकिन उपइष्टतम उत्पाद था, जो गोली बनाने के लिए उपयोग किए जाने पर सफलता दर को बहुत कम कर देगा। असंभव, मेरी तकनीक में त्रुटियां हो ही नहीं सकती। जहां तक ज्वाला नियंत्रण की बात है, वह भी संभव नहीं है। शुद्ध शून्य पेस्ट को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक तापमान बहुत अधिक है, और पृथ्वी कोर ज्वाला पूरी तरह से इस आवश्यकता को पूरा करती है। म्यू जियांग ने, मानो उसकी पूंछ पर पैर रखा हो, जोरदार ढंग से खंडन किया।